वेलकम टेक गुरु। मैं आपका विकास अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के हम लोग जो ओ लेवल के मैंने नोट्स किया और ओ लेवल की जो क्लास चल रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईसीटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आपको जरूर मिलेंगे, तो इनके आंसर आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको जो 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, HTTP, URL, WWW और FTP। तो इन चारों क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद डायग्राम के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो भी लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं अपने घर बैठे अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HTTP के बारे में। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप थ्योरी देखें। स्क्रीन पे आपको पूरी थ्योरी लिख दी है HT के हिसाब से, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हिंदी में है HTTP आपका क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं HTTP आपका होता क्या। अगर आपने ब्राउज़र पर कभी देखा हो, ब्राउज़र आपने यूज़ किया हो, इंटरनेट ब्राउज़र, उसमें आप देखते हैं कोई भी आपको वेबसाइट सर्च करनी होती है तो उसके आगे आपका HTTP लगा होता है। तो वो क्या होता है, वही आपका HTTP है। ये इस तरह से ब्राउज़र आपका होता है और यहाँ पे http.www.google.com इस प्रकार से पूरा लिखा होता है। तो अभी इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक URL जो आपका डोमेन है उसी में आपका HTTP भी होता है, डॉट लग के अगर www भी होता है और डॉट किसी कंपनी का नाम गूगल या हो जो भी आप सर्च कर रहे हो वो होगा, और .com यानी कि आपका डोमेन नेम जो होगा वो आपके साथ लगा होता है। तो पूरा ये कंप्लीट एक पैकेज है। तो HTTP बेसिकली आपका है क्या। HTTP का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इसका। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP आपका एक तरह से प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैं लिखा हुआ है, एक प्रोटोकॉल है जिसको बिना इंटरनेट नहीं चल सकता। तो ये जरूर ध्यान रखें, बिना HTTP के आप इंटरनेट को रन नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि खाली google.com डाल के अगर आप ओपन कर लेंगे तो नहीं होगा। बगैर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के आप कोई भी वेबसाइट को रन नहीं कर सकते हैं। आप google.com डाल के ओपन कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे बाद में 1 सेकंड बाद वहाँ पे HTTP डॉट उसका जो पूरा URL होगा वो आपके सामने लिख के आ जाता है। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं ब्राउज़र में, खाली google.com लिखें या facebook.in डाल के या .com डाल के देखेंगे। अगर बिना HTTP के लिखे हुए तो आप 2 मिनट बाद देखेंगे या वहाँ पे उसके पीछे अपने ऑटोमेटिकली http.facebook.com लिख के आ जाता है। तो ये आपका बगैर इसके इंटरनेट चल ही नहीं सकता है, तो जरूर ध्यान रखें। तो आप देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। सिंपल सी थ्योरी है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो HTTP आपका इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक लाइन का आंसर यही हो जाएगा आपका कि HTTP हाइपरटेक्स्ट। HTTP का पूरा नाम आपका होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर www वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इनके नियमों का सेट होता आपका HTTP होता है, जिसमें आपका HTTP के अंदर आपका क्या क्या फाइलें हो गई और सारी आपकी चीज़ें आ गई, साउंड, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सारी फाइलें आपको HTTP के अंदर ही आपको मिलेंगी। आगे चलते हैं। HTTP का आपका अर्थ होता क्या है। तो HTTP आपके एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो लिंक और ब्राउजिंग को संभव बनाता है। यानी कि आपको दिखा दें इस प्रकार से जब आप देखेंगे कोई ब्राउज़र में तो आपके सामने लिखा रहेगा HTTP कॉलम लगेगा, सेमी कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश को कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश www आगे जो भी वेबसाइट होगी। इस प्रकार से पूरी पैकेज आपको वेबसाइट मिलती है। तो अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ HTTP पे चल रहा है। HTTP आपका क्या होता है तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि लिंकिंग और ब्राउज़र को संभव में बनाता है। यह वेब सर्वर और वेब यूज़र के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी होती है आपकी। यह प्रोटोकॉल बड़े मल्टी फंक्शनिंग मल्टी इनपुट सिस्टम का बेस है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब जैसा ही हम जानते हैं कि बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लिंक ठीक से काम करने के लिए HTTP पर निर्भर करता है। तो जब तक आपका HTTP नहीं लगेगा तो आपका लिंक जो होगा वो एरर शो करेगा या कुछ भी आपको फिक्स नहीं होगा, मतलब कोई भी वेबसाइट आपकी नहीं शो होगी। आपको नो कनेक्शन या नो एरर या पेज नॉट फाउंड, URL नॉट फाउंड, इस प्रकार के मैसेज आपको शो होंगे। तो इसलिए HTTP का यूज़ करना जरूरी है किसी भी URL को कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे URL के आगे HTTP सेमी कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश इंटर करते हैं, जो ब्राउज़र को HTTP पर कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका https://google.com है, मैंने बता दिया आपको। आज के ब्राउज़र को अब URL के सामने HTTP की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन की डिफ़ॉल्ट मेथड है।
तो आपको जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैंने आपको बताया आप सीधे google.com डाल दें, HTTP आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आपका जो आपने कोई URL डिजाइन किया गया होगा, और किसी किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कभी अपनी अपनी कोई वेबसाइट है अपने नाम से, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, तो आप गूगल पर जाकर techvideoguru.mobi डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको आगे http.www इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है सर्वर में, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा, बिना इसके आपका URL कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप कोई लोकल होस्ट सर्वर पे भी काम करते हैं, तो उस पर भी आपका IP एड्रेस के पीछे ये आपका HTTP आपका जरूर लगा होता है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि अधिकांश वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट HTTP लेते हैं। आपको केवल डोमेन नेम टाइप करना होता है और ब्राउज़र http.port को ऑटो फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ डोमेन नेम डालना है, google.com, facebook.com, gmail.com, और ऑटोमेटिकली आपका HTTP आपके पीछे आ जाएगा। हालांकि इसे FTP जैसे प्रोटोकॉल अलग करने की आवश्यकता के कारण ब्राउज़र में रखा जाता है। तो FTP का अगर आप यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, अगर आप FTP का यूज़ करते हैं तो फिर आपको फिर इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे FTP के अंदर आपको अपने डोमेन बना सकते हैं, यानी कि URL, इनको URL कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी IP एड्रेस से इस प्रकार से आपने डोमेन तैयार कर लिया, तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो फिर आपको इससे रोका जा सकता है, लेकिन इसमें भी आपको ज़रूर आपको HTTP देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, हालांकि इसे FTP जैसे प्रोटोकॉल अलग करने की आवश्यकता के कारण ब्राउज़र में रखा जाता है, अलग करने के रखा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, FTP में भी HTTP का यूज़ करते हैं। तो यह प्रोटोकॉल FTP जैसे अन्य के समान है, जिसका उपयोग क्लाइंट प्रोग्राम द्वारा रिमोट सर्वर से फाइलों की रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। HTTP के मामले में यह आमतौर पर एक वेब ब्राउज़र होता है जो वेब सर्वर से HTML फाइलों को रिक्वेस्ट करता है, और जब तक ब्राउज़र में टेक्स्ट, इमेज, हाइपरलिंक आदि के साथ डिस्प्ले होता है, और तभी HTML को स्टेटस सिस्टम कहा जाता है, स्टेटलेस सिस्टम कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अनफाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसे FTP के विपरीत रिक्वेस्ट किए जाने के बाद HTTP कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। इसलिए एक बार आपका वेब ब्राउज़र जो होगा वो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वेब पेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है, तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। वेब जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के बिना फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लिंक के साथ काम करने के लिए HTTP पर निर्भर होता है। तो मैंने आपको बता दिया, बगैर HTTP के आप किसी वेबसाइट को हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो HTTP का इतिहास भी देख लें कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है पहले। तो टिम बर्नर्स ली ने मूल वर्ल्ड वेब को परिभाषित करने से अपने काम के भाग के रूप में 1990 के प्रारंभ में HTTP को बनाया था। तो इतना लिख सकते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में HTTP का प्रारंभ किया था। 1990 के दशक के दौरान 3 प्राइमरी वर्जन को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। तो HTTP 0.9, HTTP 1.0 और HTTP 1.1, तो तीनों के अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग वर्जन थे। तो बेसिक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता था 0.9, और 1.1 था रिच वेबसाइट और स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। और वही 1.1 की बात करें तो 1.0 के परफॉर्मेंस लिमिटेड जो संशोधित करने के लिए डेवलप किया गया था, जो इंटरनेट पर RFC 2068 से स्पेसिफाइड था। तो ये थे आपके 3 वर्जन, और भी इसके आगे हिस्ट्री है, तो ज़्यादा हिस्ट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बता दिया, इतनी हिस्ट्री आप इसमें लिख सकते हैं। आगे HTTP किस प्रकार से काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो HTTP एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल का उपयोग करता है, जो TCP के टॉप पर बनाया गया एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। HTTP क्लाइंट और सर्वर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। 3 मुख्य HTTP मैसेज टाइप गेट, पोस्ट और हेड हैं। किसी सर्वर पर भेजे जाने वाले HTTP गेट मैसेज में केवल एक URL होता है। जियो या अधिक ऑप्शन जैसा डेटा पैरामीटर URL के अंत में जोड़ा जा सकते हैं। सर्वर URL के ऑप्शनल डेटा पोर्शन को प्रोसेस करता है यदि मौजूद है, और ब्राउज़र को रिजल्ट वेब पेज या वेब पेज के एलिमेंट देता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे URL जो आपका है वो गेट पे आपके 3 चीज़ों पर कार्य करता है, जैसे कि जो मैसेज टाइप करते हैं गेट, पोस्ट और हेड, यहाँ पर दिया गया जैसे कि
और किसी सर्वर पे अगर आपको किसी सर्वर पर भेजे जाने वाले HTTP को गेट मैसेज में केवल एक URL आपको दिया जाता है, जिस पर अधिक ऑप्शन डेटा परिमेट URL के अंत में जोड़ दिया जाता है। यानी कि आप HTML कोई भी अगर आप HTTP करके आगे URL लगाते हैं तो उसके आगे आप फॉरवर्ड स्लैश कोई भी आप उसमें पैथ अपना पेज का नाम जोड़ सकते हैं और ब्राउज़र को रिजल्ट वेब पेज या वेब पेज के एलिमेंट के रूप में मिल जाता है। तो ये था आपका HTTP, सिंपल सा है, मैंने समझा दिया आपको इसकी हिस्ट्री, इसके यूज़ किस प्रकार से हैं। तो आशा करता है आपको समझ में आएगा होगा। तो आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे तीनों मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। HTTP पोस्ट क्या है, तो HTTP पोस्ट मैसेज को URL के अंत में एंड करके बनाया, एंड के बजाय रिक्वेस्ट मैसेज के बॉडी में कोई ऑप्शन डेटा पेरिमेंट रखा जाता है। उसके बाद आपका HTTP हेड है, रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट के समान कार्य करता है। URL के पूरे कंटेंट के साथ रिप्लाई देने के बजाय सर्वर केवल हेडर इंफॉर्मेशन यानी कि HTML सेक्शन के अंदर को आपस में भेजता है। तो ये था आपका पोस्ट और हेड। HTTP पर ट्रांसफर होने वाले मैसेज कई कारणों से सफलतापूर्वक डिलीवर होने में विफल हो जाते हैं। तो कुछ एरर आती हैं, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, तो URL एरर आएगा आपका, या वेब ब्राउज़र या वेब सर्वर में खराबी होगी तो नहीं चलेगा। वेब पेजों के क्रिप्शन में एरर आएगी, या टेम्परेरी नेटवर्क विलंब होगा, यानी कि नेटवर्क में कोई खराबी आएगी कनेक्टिविटी में, तो आपका URL जो है वो एक्सेस नहीं होगा। आपको देखते होंगे वेब ब्राउज़र में आपको शो होता होगा पेज नॉट फाउंड, URL ब्लॉक, इस प्रकार से मैसेज आपको शो होते होंगे। तो वो इन्हीं कारण आपका होता है कि वो डिलीवर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो आपको एरर मैसेज शो होता है। तो ये था कंप्लीट आपका HTTP का आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में तो आपको इतना आंसर लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो है, इसी का दूसरा पार्ट है HTTP का, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। तो सबसे पहले WWW के बारे में बात करते हैं। तो WWW का सबसे पहले फुल फॉर्म को पता होना चाहिए। तो सिंपल सा है, कॉमन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब, कई बार आया है, आपको पता होगा। तो इसका भी अगर आप देखें किस प्रकार से लोकेशन आपको दिखेगी, तो इस प्रकार से HTTP के आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर ब्राउज़र के आगे आजकल तो कॉमन हो गया है, बहुत से में आपको नहीं भी देखने को मिलेगा और बहुत से में आपको देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब इस प्रकार से आपके ब्राउज़र में आपका लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो इसका बेसिकली क्या वर्क है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दुनिया भर में इंटरनेट के, ये थ्योरी है, थोड़ी हिस्ट्री है इसकी, देख लेते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। तो दुनिया भर में इंटरनेट से कनेक्ट पब्लिक वेबसाइट के कनेक्शन को रेफर करता है, जिसके साथ क्लाइंट डिवाइस जैसे कंप्यूटर और सेल फोन जो इससे कनेक्ट या उपयोग करते हैं, कई सालों से इसे वेब के रूप में जाना जाता है। संक्षिप्त रूप में बात करें तो एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट और अन्य वेब रिसोर्सेज URL इसको कहते हैं द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं, हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा लिंक्ड किए जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो सिंपल सा भाषा में है यहाँ पे। आगे चलते हैं। वेब जिसे आमतौर पर जाना जाता है अक्सर इंटरनेट के साथ उलझन करता है, हालांकि दोनों जटिलता से जुड़े हुए लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंटरनेट जैसा कि इसका नाम से बता दें आपको, एक नेटवर्क, एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है जिसके छोटे छोटे नेटवर्क शामिल होते हैं। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया जा सकता है। इसके विपरीत एक कम्युनिकेशन मॉडल है जो कि HTTP के माध्यम से इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की क्षमता आपको प्राप्त कराता है। और इसकी हिस्ट्री जो है आपकी WWW की, तो यह टिम बर्नर्ली ने आपको इनका निर्माण किया था, जिन्होंने यह सभी को एक साथ लाया और WWW बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला ट्रायल जो हुआ था आपका दिसंबर 1919 में स्विट्जरलैंड में सन लेबोरेटरीज, यूरोप की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज में किया गया था। और 1993 तक ब्राउज़र और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए थे। 1992 तक कुछ प्रारंभिक साइटें जैसे विश्वविद्यालय एलिनोइस जहां मार्क एंडरसन शामिल हो गए थे। 1992 के अंत तक लगभग 26 साइटों को डेवलप किया जा चुका था। तो जैसे कि आपकी हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि आप लिख सकते हैं, या टिम बर्नर्ली ने इनको विकसित किया था WWW को, और 1990 में स्विट्जरलैंड में। और इसके जो पहला ट्रायल आपका किया गया था वो 1993 में वेब ब्राउज़र पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से, 1992 में एक विश्वविद्यालय के माध्यम से इसको चलाया गया था, और 1992 के अंत तक 26 वेबसाइटों का निर्माण इसमें किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हालांकि ब्राउज़र को इसका लाभ उठाने के लिए लोकप्रिय रूप से उपलब्ध था या 1993 में मोज़ेक नाम का एक वेब ब्राउज़र कहलाया, लेकिन मोज़ेक स्लो था और यह पिक्चर डाउनलोड करने में आपको नहीं कर पाता था। तो इसलिए मोज़ेक घरेलू मॉडेम के साथ जो वर्तमान मॉडेम के स्पीड में 6 गुना से भी ज़्यादा स्लो थे, शुरुआती विश्वव्यापी वेब अनुभव काफ़ी इसमें घटिया था, यानी कि काफ़ी लो था। तो घटिया ना लिखें, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका www। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंपल सा www, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। बाकी अगर आप और लिखना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च करके इसकी पूरी हिस्ट्री दे सकते हैं। बाकी इसको वीडियो को पॉज कर लें, इसको नोट कर लें, समझ लें। समझने से ज़्यादा अच्छा है कि रटे ना, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है हमारे पास URL। तो URL क्या होता है? तो ये भी आपका इसी का ही पार्ट है। जैसे कि URL की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ URL किस प्रकार का होता है। इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये पूरा URL है और इसमें पार्टों में डिवाइड होता है। तो URL आपका, सबसे पहले तो आपको URL का फुल फॉर्म बताना चाहिए। तो URL का फुल फॉर्म की बात करें तो URL का फुल फॉर्म आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका होता है। अब आगे बात करते हैं। तो ये आपका HTTP हो गया। यहाँ पे आपने www लगा दिया और उसके बाद .com जो भी आपका होगा। तो ये पूरा यहाँ पे URL के बारे में समझाया गया, URL किस प्रकार से काम करता है। तो ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका डोमेन हो गया यहाँ पे, और ये आपका पैथ हो गया। जो भी पैथ आप देंगे, आप अपने वेबसाइट में कोई भी पर्टिकुलर पैथ देना चाहते हैं कि ये आपका ओ लेवल के मेन्यू है या पैथ है, ये TCP का है, तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे नॉलेज बेस दिया गया। उसके बाद जो उसमें क्वेरी स्ट्रिंग होंगी, उस टॉपिक पे होंगे, कोई आर्टिकल उसमें लिखा होगा मेन पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ओ लेवल में आपकी IT टूल्स की होंगी, तो उस प्रकार से उसको कहेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। उसके आगे जो आपका होगा इक्वल टू CEO, जैसे टॉप यहाँ लिखा गया, तो उसमें जो आपका जो टॉपिक होगा IT टूल्स में जो भी आपका टॉपिक होगा, अगर आप उसको लिंक ओपन करेंगे तो इसको जो कहेंगे वो आपका फ्रेगमेंट कहलाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है आपका URL का, जिसमें कि आपके प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ हो गया, आपका क्वेरी स्ट्रिंग और फ्रेगमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी वर्क करती हैं URL के अंदर में। आप किसी भी वेबसाइट को अगर आप facebook.com पे ओपन करेंगे तो वो आपका सिर्फ URL हो गया, डोमेन नेम हो गया। अगर आप किसी पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, तो आप देखते हो कि वहाँ पे facebook.com/setting या आपका जो भी आगे ऐड होता जाता है पैथ, तो वो आपके पैथ और क्वेरी स्ट्रिंग और फ्रेगमेंट आपके होते हैं। ये आप देख सकते हैं चेक करके। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, उसके अंदर जब आप ओपन करते जाएंगे तो उसका URL जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये आपका होगा URL। तो वेब एड्रेस या डोमेन नेम या किसी विशिष्ट फाइल डायरेक्टली या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है, जो कि इस प्रकार से है http://www.google.com। इसे URL भी कहा जाता है। आमतौर पर वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेबसाइट या एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ आरंभ होता है और डोमेन नेम के कोड के साथ समाप्त होता है। तो डोमेन नेम से आपका स्टार्ट होगा और डोमेन नेम के कोड के साथ आपका फिनिश होगा URL। क्योंकि हम URL जो है वर्ड का यूज़ अधिकतर इंटरनेट यूज़ करने के लिए करते हैं, सिर्फ www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही URL यूज़ होता है, यह कहना सही नहीं है, क्योंकि URL किसी लोकल नेटवर्क पर भी पॉइंट कर सकता है, जैसे कि डेटाबेस, लोकल होस्ट और वेबसाइट इत्यादि। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि आपका जो URL है वो आपका खाली www.google.com, facebook.com इस पे ही आपका वर्क नहीं करता है। इसको जब आप PHP पे अगर काम करेंगे, लोकल होस्ट सर्वर पे काम करेंगे, बिना ऑफलाइन पे काम करेंगे, बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करेंगे, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। URL वहाँ भी आपका यूज़ होता है, वहाँ पे भी आप FTP के माध्यम से अपना सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं, डेटाबेस में अपना URL खुद का जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपका लोकल होस्ट सर्वर पे काम करता है ब्राउज़र पे। तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि URL आपका क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। URL को सन 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने डिफाइन किया था और URL केस सेंसिटिव होते हैं। अर्थात यानी केस सेंसिटिव का मतलब है आपका जो URL लिखे जाते हैं, आपने देखा हो पूरे आपके फुल फॉर्म एक ही में नहीं, जैसे कि फेसबुक लिखा है तो पूरा फेसबुक, इस सब सारे कैपिटल लेटर में नहीं होंगे आपके, वो सब होंगे आपके केस सेंसिटिव, यानी कि स्मॉल लेटर में आपको लिखने होते हैं। कोई भी आपका फुल नहीं होगा, कोई भी आपका एक ही तरह के नहीं होंगे, सब आपके भिन्न होने चाहिए और आपके सिंबल वगैरह नहीं यूज होते हैं उसमें बेसिकली। तो केस सेंसिटिव होते हैं, अर्थात इनमें लोअर केस तथा अपर केस का ध्यान रखा पड़ता है।
या इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका, यानी कि यूआरएल आपका बेसिकली एक प्रकार से आइडेंटिफाई करता है आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट का ये एड्रेस है। जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होता है, उसी प्रकार से वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। या इंटरनेट में किसी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यूआरएल का प्रयोग वेब ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। अगर इंटरनेट पे आपको कोई पेज एक्सेस करना है तो आपको उसको कहेंगे हम लोग कि इस वेबसाइट का यूआरएल क्या है, इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, इस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, जिससे कि हम वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो यूआरएल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया आपको प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और डोमेन का कोड। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है और इस सूचना से प्रोटोकॉल डोमेन नाम को भी दर्शाता है। तो आपको बता दिया ऐसे HTTP आपका ये प्रोटोकॉल हो गया, और आगे आपका google.com ये आपका डोमेन नेम और डोमेन कोड हो गया आपका। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल, डोमेन और डोमेन कोड को मिला के आपका यूआरएल बनता है। आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं HTTP ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, ये डोमेन कोड हो गया। तो मैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। डोमेन नेम एक इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसोर्सेज को इंटरनेट के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, इसे कॉम डोमेन कोड कहा जाता है। तो यहाँ पे डोमेन जो आपके यूआरएल होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, उसका भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको वो भी दिखा देते हैं। तो आगे देखते हैं। www एक सर्वर का नाम है। वेबसाइट में जितने भी पेज होते हैं उनका एक यूनिक यूआरएल होता है। यदि हम अपनी वास्तविक ज़िंदगी से देखते हैं तो किसी भी चिट्ठी को या किसी भी कुरियर को पहुंचाने के लिए जब हम आपस में एड्रेस होता है तो भेज सकते हैं। यदि पार्सल पर कोई एड्रेस नहीं होगा तो हम उसे नहीं भेज पाएंगे। तो इसी प्रकार से सिंपल सा है, जैसे कि इसमें लिखा गया सिंपल भाषा में। तो अगर कोई वेबसाइट का यूआरएल नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा कि आपको इस यूआरएल पे ये नोट्स मिलेंगे, इस यूआरएल पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, इस यूआरएल पे आपको ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जब तक उस आपका पता नहीं होगा, सही कोई यूआरएल नहीं होगा, तब तक आप उस पे एड्रेस पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, ना कि आप उसको भेज सकते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने देने और उस तक पहुंचने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम में यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके एड्रेस से होता है, अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं होगा तो आपके पास कुरियर किस प्रकार से आया और जाएगा। तो ये आपका बेसिकली सेम है आपके एड्रेस से। तो यहाँ पे डोमेन नेम जो हो गए आपके, जो यूआरएल हो गया वो उसमें डोमेन नेम होते हैं, तो हर डोमेन नेम का फुल फॉर्म होता है और अलग अलग वो काम करते हैं। तो आप यूआरएल के क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते हैं। और जब आपसे डोमेन का क्वेश्चन पूछा जाए, डोमेन आपका क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन एड्रेस क्या होता है, तो उस केस में भी आप इनको लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। तो कॉम आपका जो होगा .com जिसके आगे लिखा होता है वो आपके कमर्शियल होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। .gov जिनके आगे लिखा होता है वो गवर्नमेंट। .edu आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो गए। .org ऑर्गेनाइजेशन। .mil मिलिट्री के लिए। .net आपके नेटवर्क के लिए और .in आपके इंडिया के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये डोमेन नेम है, ये अलग अलग यूआरएल के साथ अलग अलग वेबसाइट के कैटेगरी के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। आगे चलते हैं। तो यूआरएल को यूनिफॉर्म लोकेटर भी कहा जाता है। या डोमेन नेम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल होता है। जैसे www.google.com का आईपी एड्रेस है आपका 64.233.167.99 है। तो जैसे ही हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं, तब हमारा ब्राउज़र उस यूआरएल को डीएनएस की सहायता से उस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस में बदल देता है और उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है जो हमने सर्च की हुई है। तो मान लीजिए किसी वेबसाइट को आपको ओपन करनी है, तो उसका आप एड्रेस डालेंगे, तो डीएनएस के माध्यम से वो उसको ऑटोमेटिकली एक्टिव कर देगा और वो आपको उस वेबसाइट को ओपन करके दे देगा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें प्रक्रिया यूज़ होती है। उसमें डीएनएस भी आपका यूज़ होता है, इसको डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, जिससे वो बेसिकली पर्टिकुलर सर्वर आपका परचेज किया जाता है या बनाया जाता है। इसके माध्यम जैसे आप ऑल ओवर इंडिया में आप इंटरनेट वो यूआरएल को सर्च करते हैं तो वो आपका एक्टिव हो जाता है डीएनएस, और वो आपको उस वेबसाइट में जो भी डेटा फीड होता है वो आपको शो हो जाता है। तो ये था बेसिकली आपका यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FTP यानी कि FTP का फुल फॉर्म आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका एक प्रोटोकॉल है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, HTTP आपका FTP और www इससे लगभग प्रोटोकॉल ही है। तो FTP आपका प्रोटोकॉल है और HTTP आपका प्रोटोकॉल है। बाकी www और URL आपके URL में आपके बेसिकली वर्क करते हैं।
तो FTP की बात करते हैं, तो FTP को मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से FTP को यूज़ करते हैं। तो ये आपका FTP का पूरा सॉफ्टवेयर एक होता है। जब आप पूरी अपनी कोई साइट को डेवलप करते हैं ऑफलाइन माध्यम से, उसके बाद अपने जो साइट है, आपने जो साइट को बनाया है, डिजाइन किया है ऑफलाइन माध्यम से, आप बिना डोमेन को परचेज किए आप अपने ही कंप्यूटर सर्वर को ऑनलाइन करना चाहते हैं, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक्सेस किया जा सके। तो उसके लिए होता है कि आपको FTP का यूज़ करना होता है, जिससे कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकें ऑनलाइन सर्वर में। ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन सर्वर में ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं, जिससे कि बिना डोमेन परचेज किए, बिना अपने होस्टिंग परचेज किए, आप अपने कंप्यूटर के डेटा को ऑनलाइन सर्वर पे डोमेन के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना होस्ट एक आपको लेना होता है, यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करना होता है और पोर्ट नंबर दे के जब आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपनी फाइल ऐड करनी होती है, जो भी फोल्डर में आपने फाइल ऐड करी होती है। यहाँ पे सारी आपकी ड्राइव दिखा देगा और जब आप क्विक कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने डोमेन दिया होगा वो आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप गूगल पे जाके जो भी आपने डोमेन यहाँ बनाया होगा यहाँ पे FTP के माध्यम से, फिर आप उसको ओपन करेंगे तो आपके जो भी कंप्यूटर में फाइलें आपने डिजाइन की होंगी वेबसाइट के लिए सर्वर पे, यहाँ पे वो आपकी एक्सेस होने लगेंगी। तो जब तक ये ऑफलाइन रहेगा तो आपकी वेबसाइट नहीं वर्क करेगी, जब तक ये ऑनलाइन रहेगा, ये सर्वर कनेक्ट रहेगा, तो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली वर्क होता है। तो FTP एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनाने के मामले में इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने कंप्यूटर पर अपनी साइट के लिए कंटेंट एडिटर या कुछ अन्य वेब एडिटर का उपयोग कर वेब पेज बनाते हैं, तो आप इसे उस सर्वर पर अपलोड करना या जहां अपनी साइट पर होस्ट की गई। तो मैंने आपको बताया सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट, अपने खुद के कंटेंट या अपने खुद के कंप्यूटर को ऑनलाइन सर्वर पर लिए जाना चाहते हैं बिना सर्वर को परचेज किए, बिना किसी डोमेन नेम को परचेज किए, तो वहाँ पे FTP को यूज़ करते हैं। सारी डिज़ाइन आप एक जगह फोल्डर में कर लेते हैं। उसके बाद FTP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको अपने इंटरनेट के कनेक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं, पैथ को ऐड करा देते हैं। उसके बाद अपने फोल्डर में जाके जो भी अपने फोल्डर है उसको ऐड करके क्विक कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताया, वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सारे पोर्ट आपके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तभी आपसे डोमेन नेम और आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी सेटिंग आपसे पूछी जाती है। वहाँ पे आप फिलअप करके इसको अपने ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। आगे चलते हैं। आपके कंप्यूटर पर बनाए गए वेब पेजेस को होस्ट सर्वर पर अपलोड करके करने के दो तरीके हैं। या तो आप सीधे अपने ब्राउज़र में FTP पेज ओपन करें और फाइलों को अपलोड करें, या थर्ड पार्टी FTP क्लाइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ FTP क्लाइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो कई अलग अलग FTP क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से कुछ तो फ्री डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुछ को खरीद कर आपको डाउनलोड करना होता है। तो नीचे दिए गए कुछ पॉपुलर यहाँ पे नाम दिए गए, जिसको फाइलजिला, साइबरडक, फायर FTP, WinSCP और ट्रांसमिट। तो ये कुछ 5 आपके इम्पोर्टेंट FTP सॉफ्टवेयर, इनको डाउनलोड करके आप अपने डेटा को ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से कनेक्ट करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। तो FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच दो कम्युनिकेशन चैनलों पर निर्भर होता है। कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए एक कमांड चैनल और फाइल कंटेंट ट्रांसमिट करने के लिए डेटा चैनल का प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट सर्वर से फाइल डाउनलोड या अपलोड करने की रिक्वेस्ट पर कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं और FTP का उपयोग कर क्लाइंट किसी सर्वर पर फाइल अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी कर सकते हैं। यूज़र को आमतौर पर FTP सर्वर पर लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ सर्वर पर लॉगिन के बिना ही कुछ या सभी कंटेंट उपलब्ध होते हैं, जिन्हें गुमनाम FTP भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी अपना डेटा को ऑनलाइन सर्वर के माध्यम पर ले जाना है, जैसे आपकी कोई फाइल हो, PDF फाइल हो, आपकी वीडियो ऑडियो फाइल हो, किसी भी को आपको ऑनलाइन सर्वर पर ले जाना है बिना डोमेन और अपना होस्टिंग परचेज किए, अपने ही कंप्यूटर में आपका डेटा स्टोर रहेगा फाइल और फोल्डर में। उसको आप ऑनलाइन FTP के किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके आप उसको ऑनलाइन ले जाके और वहाँ पे किसी भी कंप्यूटर पे ओपन करके उसको डाउनलोड और एक्सेस किया जा सकता है। और उसका रीनेम, रिमूव, मूव सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली आपको यूज़ करना होता है क्लाइंट सर्वर पासवर्ड का। बेसिकली मैंने FTP के बारे में आपको बता दिया, तो सिंपल सा था। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको मैंने पूछ सकते हैं। तो ओ लेवल का जो हमारी क्लासेस चल रही थी, तो ये पार्ट नंबर 4 है आपके लिए, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे व्हाट इज DNS, IP एड्रेस क्या है,
और आपकी जितनी भी टोपोलॉजी होती है, स्टार, रिंग, बस, मैश, जितनी भी आपकी टोपोलॉजी होती हैं उस पर बात करेंगे। IPv4 पे बात करेंगे, IPv6 पे बात करेंगे। तो पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, आपको डायग्राम दिखाएंगे किस प्रकार से आपको इसको सोल्यूशन करना है। तो जैसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसका सोल्यूशन बिना किसी तैयारी के भी आप इसका एग्जामिनेशन क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हैं। खाली हिंदी में आपको एक्सप्लेन करें, अगर आप हिंदी में समझ गए तो आप इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी, आपको समझा दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज DNS, IP एड्रेस क्या होता है, आपके रिंग, स्टार, बस और जितनी भी टोपोलॉजी है वो आपकी क्या होती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन में की हुई हैं, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से आपके PDF तैयार की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है व्हाट इज टोपोलॉजी, आपकी हिंदी में क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क की अरेंजमेंट है जिसमें एक नोड्स और कनेक्टिविटी लाइन शामिल होती है। तो नेटवर्क जो आपकी टोपोलॉजी है वो एक प्रकार का आपका नेटवर्क है जो कि सारे नोड्स को आपको, यानी कि आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी है कितने भी प्रकार की है, वो उनको कनेक्टेड करता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया के माध्यम से, अलग अलग कनेक्टिविटी के माध्यम से। तो ये आपका हो गया टोपोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन के हिसाब से बस टोपोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी आपकी क्या होती है और उसका स्वरूप किस प्रकार से होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको इसमें पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है बस टोपोलॉजी आपकी। तो बस टोपोलॉजी छोटे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंप्यूटर्स जोड़ने का सबसे सस्ता तरीका है, जिसमें सभी डिवाइसेस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में सभी नोड सीधे एक केबल में जुड़े होते हैं। तो सिंपल सा है, बस टोपोलॉजी आपकी जो होती है वो सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ आपका तरीका है आपके कनेक्टिविटी का, जो कि एक सिंपल सी सीधे नोड्स में जुड़े होती है। सबसे पहले आपका उसका डायग्राम दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो बस टोपोलॉजी की बात करें तो ये आपका बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कनेक्टिविटी आपको दिखाई गई है बस टोपोलॉजी की इस प्रकार से होती है। तो सिंपल सा, ये सीधी लाइन में वायर आ रहे हैं और इसके माध्यम से सारे आपके कनेक्ट कंप्यूटर जो हैं वो एक ही सीरियल पैरेलल में आपके कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल तरीका है आपकी कनेक्टिविटी का और सबसे सस्ता तरीका, यूनिक तरीका है जिससे कि आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को चला सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज क्या होते हैं, बस टोपोलॉजी जो आपकी होती है वो कम खर्चीली होती है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि आपको ज़्यादा इसमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं। यह प्रोग्राम करने और समझने में आसान होता है, यानी कि इसको प्रोग्राम को करने और समझने में आसान होता है, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी को कॉन्फ़िगर करने में कोई भी इसको कर सकता है, काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट है, यह एक कंप्यूटर या डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आसान है, यानी कि इसको किसी कंप्यूटर से या डिवाइस से अगर आपको कनेक्ट करना है, लैन के आपका राउटर से कनेक्ट करना है या फिर आपको स्विच से कनेक्ट करना है, तो उसका जो कनेक्टिविटी होगी वो काफ़ी आसान होगी। यह एक नेटवर्क का विस्तार करने में आसान होता है, कि यह नेटवर्क का विस्तार यानी कि अधिक लाइनों को जोड़ने में, अधिक से अधिक लाइनों को जोड़ने में, लंबी लाइनों को जोड़ने में, इसका विस्तार करने में काफ़ी इसको आसान होता है, क्योंकि घुमावदार होगा तो आपको, या लंबा लंबा रूट पे होगा तो आपको उसको दिक्कत होगी, क्योंकि ये सीरियल पैरेलल में चलता है तो आप तार बिछाते जाएं और कनेक्शन करते जाएं। तो इस प्रकार से आपका ये कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क में इसकी गति धीमी हो जाती है, यानी कि मान लीजिए एक ही लाइन पे आपके 100 कनेक्शन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो हो सकता है वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी जो हो सकती है सारे के कंप्यूटर की स्लो हो सकती है, या फिर एक कंप्यूटर की स्लो हो सकती है, एक की फास्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें ये इसके दिक्कत आती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। मुख्य केबल अगर ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, यानी कि मान लीजिए मेन लाइन आपकी इस प्रकार से यहाँ जुड़ी हुई है, बस के माध्यम दिखाते हैं। मान लीजिए आपकी मेन लाइन यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये अगर कनेक्टर फेल हो जाता है तो आगे की लाइन आपकी नहीं बढ़ेगी, यानी कि सारे कनेक्शन आपके फेल हो जाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये था सिंपल सा आपका बस टोपोलॉजी, इसमें आप इतना आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, स्टार टोपोलॉजी आपकी क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टार टोपोलॉजी। तो हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो स्टार टोपोलॉजी आपका सेम है जैसे आपके पास टोपोलॉजी है। तो अंतर इसमें क्या है, इसमें जो कनेक्शन आपका होता है वो स्टार के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। और इससे फ़ायदा क्या है, आप स्क्रीन पर देखें, इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है मैंने, जो आपको पेपर में लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से इसका कनेक्टिविटी है और किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये इस प्रकार से कनेक्टिविटी आपकी होती है कुछ मैं जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देखें, तो स्टार नेटवर्क का मतलब है जो इसकी कनेक्टिविटी होगी कुछ एक ग्रुप वाइज कनेक्टिविटी होगी। मान लीजिए आपने एक डिवाइस यहाँ पे कोई लगा दी,
तो इस डिवाइस से फिर आप कनेक्शन देंगे किस तरह से, स्टार के रूप में कनेक्टिविटी जो देते हैं वो एक स्टार के रूप में कनेक्टिविटी हो जाती है, स्टार बन जाता है वो, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं डायग्राम में बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी होती है। इसका एडवांटेज क्या है आपको मिलता है, एडवांटेज ये है कि एक तो आप इसमें कई सारे कनेक्शन दे सकते हैं एक ही साथ, और एक ही नोड से यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, राउटर लगा सकते हैं, या कोई हब लगा के आप एक साथ कई सारे कनेक्शन इस प्रकार से स्टार के रूप में आप उसको दे सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है इसका आपका कि मान लीजिए अगर आपकी जो मेन डिवाइस ये जो लगी हुई है मेन डिवाइस अगर आपकी काम करना बंद होती है, ये जो मेन डिवाइस यहाँ पे लगेगी आपके बीच में राउंड के शेप में, उससे अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है, उसमें कोई एरर आती है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी इशू होती है, तो फिर सारे कनेक्शन आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सभी का नेटवर्क कनेक्शन आपका बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है इसमें एडवांटेज क्या है, मान लीजिए आपका ये कनेक्शन बंद होता है, तो इसके बंद होने से आपका ये लाइन और ये लाइन नहीं बंद होगी, सिर्फ मेन कनेक्शन से आपका मतलब है। और बस में आपका क्या होता था कि इस लाइन पे कनेक्शन इस प्रकार से होते थे, तो इसमें अगर एक लाइन भी खराब होती तो सारी लाइन खराब हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस केस में अगर आपकी मेन लाइन अगर बंद होती है तो ही सारी लाइन बंद होगी। आपकी कोई एक लाइन बंद होती है, दो लाइन बंद होती है, तो आपके बाकी दो लाइन तीन लाइन जो भी आपकी कनेक्टिविटी जितनी भी होगी वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो सिर्फ इतना अंतर है, इतना आपको इसमें लिखना है। तो इसको किस प्रकार से लिखना है उसको हम आपको दिखा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टार नेटवर्क में सभी नोड्स एक डिवाइस में कनेक्ट होते हैं। तो सभी नोड मैंने आपको दिखाया, एक नोड में कनेक्ट होते हैं, जो एक हब हो सकता है, एक राउटर हो सकता है, और या स्विच हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कोई भी हब, राउटर या स्विच हो सकता है आपका, जो कि आपका इससे कनेक्ट होता है। ये केंद्रीय डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करती है। तो एक केंद्रीय डिवाइस हो गई बीच में आपकी, और एक सर्वर के रूप में वो आपके काम कर रहे हैं, उससे आप कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एक नेटवर्क के सभी संचार एक केंद्रीय डिवाइस के माध्यम से पारित होते हैं। तो एक केंद्रीय डिवाइस लगी हुई है बीच में, उसके माध्यम से आप कई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार नेटवर्क में डिवाइस आमतौर में हब से अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी यूटीपी केबल से कनेक्ट होती है। तो आपकी अनट्विस्टेड केबल पेयर हो गई, उससे आप आपकी मेन डिवाइस कनेक्ट है हब के माध्यम से, और फिर उसके बाद आप उससे कनेक्शन दे सकते हैं घरों के अंदर, जहाँ भी जो भी कस्टमर होंगे आपके, उनको आप कनेक्शन देके स्टार नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टर दे सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी के माध्यम से। तो इसके एडवांटेज क्या है वही मैंने आपको बताया। बस नेटवर्क के विपरीत है आपका पूरा ये, एक नोड को किसी केबल के विपरीत पूरे नेटवर्क को प्रभावित नहीं करता है। एक नेटवर्क कोई खराब होगा तो आपका पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा। नेटवर्क में एक और वर्क स्टेशन जोड़ना आसान है। अगर आपको कोई और एक कनेक्शन देना है तो उसको जोड़ना इसमें आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लाइनें आप बिछाएंगे वो यहीं से आप ले जाएंगे, हब या स्विच से वो अलग लाइन जाएगी। और इसमें क्या था, आपका एक ही लाइन जाती थी हब में, और उसी से आपको कनेक्शन देने होते थे। तो मान लीजिए आपका कहीं तार कट गया तो फिर वहां से फिर उसको आपको नया तार बिछाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें आपको इसमें आती हैं। और इसमें आपका वायर सबका अलग रहेगा, कनेक्शन सबका अलग रहेगा, और इसमें फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। केंद्रीकृत नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग करने से कम लागत हो जाती है। तो केंद्रीकृत डिवाइस आपने एक डिवाइस लगा दी, उससे आपने अलग अलग कनेक्शन दे दिए, उसमें आपकी लागत भी कम लगेगी, अलग अलग कनेक्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपका सेंट्रल डिवाइस की विफलता पूरे नेटवर्क की विफलता का कारण बन सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो सेंट्रल डिवाइस है अगर ये आपकी फॉल्ट होती है, इसमें कोई नेटवर्क इशू आती है, तो आपकी भी सारी डिवाइसेस बंद हो जाएंगी। किसी एक नेटवर्क में अगर फॉल्ट आती है इन सब में नेटवर्क में, तो आपकी सारी डिवाइसेस बंद नहीं होंगी। जिनके यहाँ कनेक्टिविटी इशू हुआ होगा उनकी डिवाइस आपकी खाली बंद होगी। तो हो सकता है उसमें उनका तार कहीं कटिंग हो, तार में दिक्कत हो, या फिर उनके जो डिवाइस लगी होगी, स्विच लगा होगा, उसमें कोई दिक्कत हो, या पावर की इशू हो, या उनके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर का इशू हो, ये इशू आपके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके आंसर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे। तो नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी समझ सकते हैं, नाम से जैसा नाम है, तो इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, पूरे रिंग के आकार की, यानी कि एक छल्ले के आकार से इसकी कनेक्टिविटी की जाती है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं क्या इसका थ्योरी है। तो जैसे कि डायग्राम आपने देखा, इसमें आप देख सकते हैं कोई एक डिवाइस नहीं कहीं लगी हुई है, कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं। जो इसकी कनेक्टिविटी की गई वो एक इस नोड से एक रिंग के आकार में इसकी कनेक्टिविटी आपकी चल रही है। तो इस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी होती है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या है, किस प्रकार से इसका कनेक्शन चल रहा है, और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है इसका अदर दो डिवाइसों से। तो सिंपल सी कनेक्टिविटी है। सबसे पहले तो रिंग टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है वो रिंग के आकार से कनेक्टिविटी आपकी होती है, और किस प्रकार से कार्य करती है ये देखते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड ठीक
अन्य नोड के से जुड़ता है, यानी कि एक नोड दूसरे नोड से जुड़ता है और एक सर्कुलर नेटवर्क की संरचना आपकी बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और प्रत्येक पैकेट की जो दिशा एक ही दिशा में भेजा जाता है, यानी कि अगर यहाँ से कनेक्ट है तो वो इधर से आके इधर ही जाएगा, वो इस प्रकार से आके पूरा एक रिंग आकार बनाएगा जब तक वह अंतिम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता। मान लीजिए यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये पूरा स्थान आपने यहाँ पे जाके ये कनेक्ट कर दिया, तो आपका पूरा एक नोड कनेक्ट हो गया, यानी कि एक कनेक्टिविटी आपकी हो गई। जब तक वो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये तार लेके आया यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं कहलाएगी। रिंग रिंग क्षेत्र में ऐसा नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में आपको कनेक्टिविटी पूरी कंबाइन आपको करनी है, तभी आपका ये नेटवर्क काम करेगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, या इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आगे ऐड करना चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर लें या आपके पास कोई बुक हो उसमें से देख के और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको सिंपल समझाने की भाषा में, अगर इतना भी आप लिखते हैं तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन होगा मुश्किल से, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यह सेंट्रल डिवाइस की लागत को समाप्त करता है, यानी कि सेंट्रल डिवाइस इसमें जैसे कि आप स्विच हो गया, रिंग हो गया, राउटर हो गया, ये आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसकी लागत आपकी बचेगी। जो कि आपके राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ये आपके 1000 से लेकर 10,000 तक की डिवाइसेस आती हैं, तो इनका खर्चा आपका बच गया। यह क्षमता से अधिक होने के बाद भी कार्य करना जारी रखता है, लेकिन यह गति धीमी रहेगी। तो इसमें आपकी जो क्षमता है वो अधिक रहेगी, कार आपका करता रहेगा, कार रोकेगा नहीं। और लेकिन इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी कम तेज होती रहेगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस नेटवर्क में किसी भी नोड की विफलता पूरे नेटवर्क की प्रभावित कर सकती है, तो वो सभी में आपको मिलेगा। अगर एक नेटवर्क जाता है तो आपका पूरा कनेक्टिविटी जाएगा। इस नेटवर्क में किसी नोड को जोड़ने के लिए पूरा नेटवर्क बाधित होता है, तो वही चीज़ है सेम। डिसएडवांटेज में लगभग आपको यही केस मिलेंगे, जो भी अगर एक लाइन में कनेक्टिविटी आपकी इशू होगी तो वो पूरे नेटवर्क को या पूरी लाइन को आपका लेके जाएगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी टोपोलॉजी हमारे पास है। तो अब हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आते हैं आपके नेटवर्किंग के आईसीटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो जरूर तैयार करें इनको। तो मैश टोपोलॉजी की बात करें तो आप कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि मैश यानी कि उलझा हुआ, मैश मतलब उलझा कह सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी इस प्रकार से उलझी हुई कनेक्टिविटी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार से। तो कनेक्टिविटी आपकी देख सकते हैं किस प्रकार से है, इधर से इधर आ रही है, फिर कहीं भी मतलब वो कनेक्टिविटी हो जा रही है उल्टी सीधी, कहीं पे भी जोड़ दे रहे हैं। तो मैश मतलब उलझा हुआ, गुच्छे की तरह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। तो मैश नेटवर्क एक ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी को उपयोग करता है जिसमें सभी नोड्स नेटवर्क के लिए डेटा रिले करते हैं। तो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के लिए डेटा रिले कर सकता है इसमें। इस प्रकार में होस्ट या एक या दो से अधिक होस्ट जुड़ सकते हैं। तो इसमें कोई भी होस्ट हो सकता है और कोई भी होस्ट एक दूसरे होस्ट से कनेक्टिविटी ले सकता है। सभी नोड्स नेटवर्क में डेटा के विपरीत सभी नोड नेटवर्क में डेटा के वितरण में सहयोग करते हैं। तो कोई भी नेटवर्क इसमें जुड़ा है वो दूसरे नेटवर्क को देने के लिए वो सहयोग कर सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, मैश टोपोलॉजी का मुख्य लाभ यह है कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है, यानी यहाँ पे यानी लिख लें इस प्रकार से, यानी इसमें अगर कोई भी केबल अगर टूट जाती है तो इसकी यातायात अलग मार्ग से कराई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं एडवांटेज इसका काफ़ी अच्छा है। इससे अगर मान लीजिए एक कनेक्टिविटी जुड़ी है तो अगर वो तार खराब हो जाता है तो उसके कोई दिक्कत नहीं है, उससे दूसरी केबल से या दूसरी लाइन के माध्यम से उसको कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जिससे कि आपका सर्वर नहीं बंद होगा। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, यह कई रास्ते का उपयोग करता है और इसके लिए अतिरिक्त केबलिंग और नेटवर्क इंटरफेस की जरूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया डायग्राम में। तो इसकी जो कई तरह के वायर जाहिर सी बात इसमें लगेंगे, क्योंकि मैश है तो कहीं भी इसकी लाइन जा सकती है, तो इसमें तार जो आपके लगेंगे, वायर जो लगेंगे वो अधिक आपको इसमें उपयोग करने पड़ते हैं। इसमें इसको मैनेज करना होगा, यहाँ पे इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसके यही डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर आपके हो जाते हैं इधर उधर, तो जिससे इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगर करना इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। बाकी टोपोलॉजी आपकी बेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें। तो ये थी आपकी मैश टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी। तो नाम से जैसा नाम है वैसी टोपोलॉजी है आपकी। तो डायग्राम देखते हैं तो आप देख सकते हैं एक ट्री के आकार में, बंचेस के आकार में है, जैसे कि आपके पेड़ में एक प्रकार की शाखाएं होती हैं इस प्रकार से। तो उस प्रकार से कुछ इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या चीज़ है इसकी कनेक्टिविटी और किस प्रकार से ये वर्क करती है। तो थ्योरी पे चलते हैं। इसे श्रेणीबद्ध
टोपोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम है श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध टोपोलॉजी आप कह सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक संयोजन है। तो इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन है वो है आपका बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन आपका होता है इसमें। यह टोपोलॉजी नेटवर्क को कई केबल ऑब्लिक लेयर में नेटवर्क बांटता है, यानी कि ये आपको कई तरह के नेटवर्क और लेयर में आपको बांट देगा। इसमें एक रूट नोड, मध्यवर्ती नोड और अल्टीमेट नोड्स होते हैं। इनकी संरचना एक श्रेणी बद्ध के रूप में होती है और कोई भी मध्यवर्ती नोड्स को कितने भी नोड्स हो सकते हैं। तो इसमें कितने भी नोड्स और कितने भी मध्यवर्ती नोड्स यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि वायर की कनेक्टिविटी आपकी हो सकती है। और केबल टीवी टेक्नोलॉजी इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो केबल टीवी की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली इसमें यूज होती है। अन्य उदाहरणों से सैन्य, खनन और अन्य मोबाइल एप्लीकेशन हो सकते हैं जो डायनेमिक ट्री आधारित वायरलेस नेटवर्क होते हैं। तो सिंपल सा आपका देखा इसमें बेसिकली ये जो आपकी टेक्नोलॉजी की यूज होती है वो आपके मोबाइल डिवाइसेस में, मोबाइल डिवाइस के एप्लीकेशन में और टेबल की भी की टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिल सकती है। इसके एडवांटेज क्या है? यह इसके लेबल है सेंटर नोड से अधिक डिवाइस कनेक्ट करने की अनुमति देता है। डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका होता है और नेटवर्क के विभिन्न स्तरों से इसे मैनेज करने में आसानी होती है और फॉल्ट डिटेक्शन और आइसोलेशन आसान होता है। यानी कि इसमें आपकी कनेक्टिविटी जो होगी वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी, यानी कि डिवाइस से डिवाइस कनेक्टिविटी होगी, या अधिक कनेक्शन इसमें आप दे सकते हैं सेंटर नोड से। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसकी जो आपको मान लीजिए कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसको उसको देखने में, उसको फॉल्ट को ढूंढने में आपको काफ़ी आसानी होती है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जब नेटवर्क बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला होता है या फैल जाता है तो नेटवर्क का मेंटेनेंस एक समस्या हो सकती है। अगर इसका आपने नेटवर्क फैला दिया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको इसको मैनेज करने में, हैंडल करने में, मेंटेनेंस करने में हो सकता है आपको असुविधा हो सकती है। जबकि इसमें बहुत टेक्नोलॉजी की विभिन्नता है। अगर इसका बैकबोन विफल हो गया तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। तो ये वही सेम चीज़ है, सब में आपका डिसएडवांटेज है। कहीं भी आपकी केबल ब्रेक होती है, कहीं भी एक कनेक्टिविटी इशू होती है जहाँ से पूरा ये संचालित हो रहा है, ट्री टोपोलॉजी सभी कनेक्शन चल रहे हैं, मेन सर्वर अगर आपको ख़राब होता है तो सारी डिवाइसेस को इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि सारी डिवाइसेस आपकी बंद हो जाएंगी उस टाइम के लिए जब तक वो रिपेयर या फिक्स नहीं की जा सकती। तो इतना था आपका ट्री टोपोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको सारी टोपोलॉजी समझ में आ गई कि मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक टोपोलॉजी यहाँ पर हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, हाइब्रिड के रूप में इस प्रकार से बना हुआ है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का, ये कम आती है इसलिए मैंने इसका ज़्यादा लिखा नहीं है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि दो से अधिक टोपोलॉजी इसमें यूज होती हैं जिसमें से हर एक का दूसरे का संबंध होता है और परिणाम स्वरूप यह नेटवर्क एक मानक टोपोलॉजी प्रदर्शित नहीं करता है। इंटरनेट सबसे बड़ा हाइब्रिड टोपोलॉजी का अच्छा उदाहरण होता है। तो ये तो सिंपल सा हाइब्रिड टोपोलॉजी बहुत ही कम आता है रेयर केस में। बाकी अगर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्या होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो डीएनएस का है, यानी कि डीएनएस किसको कहते हैं? डीएनएस डोमेन नेम सर्वर। तो सबसे पहले नाम से आपको पता होना चाहिए डीएनएस आपका क्या होता है। तो डीएनएस, अगर आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, इस प्रकार से लिखेंगे, डीएनएस का पूरा नाम होता है या डीएनएस का पूर्ण विक्षेप होता है डोमेन नेम सर्वर। यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसके बाद आप डीएनएस के बारे में लिखते जाएंगे आसानी से। तो डीएनएस आपका बेसिकली होता क्या है? डोमेन नेम सर्वर, जो कि आपका इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, डोमेन में इस्तेमाल होता है, यानी कि आपके नेटवर्क सर्वर में जब आप आईपी एड्रेस या कोई डोमेन जनरेट करते हैं तो आपका डीएनएस सर्वर उसको एक्सेस करता है, आपके डिवाइस को एक एड्रेस देता है, नेम सर्वर देता है, नेम प्लेट देता है कि आपका ये डीएनएस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिसको कि अगर आपको चेक करना है तो आप अपना डीएनएस चेक कर सकते हैं, अपना कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके वहाँ से अपना डीएनएस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कनेक्टिविटी होती है? फ्रॉम सीएनडी क्लाइंट की तरफ से डीएनएस आपका चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद डीएनएस रिकर्सिव रिसोल्वर, उसके बाद डीएनएस रूट पे जा रहा है नेम सर्वर, उसके बाद डीएनएस टीडीएल आपका नेम सर्वर पे जा रहा है, उसके बाद आपका cloud.com अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, यानी कि डीएनएस जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से डोमेन परचेज किया, मान लीजिए godaddy.com से आपने कोई डोमेन परचेज किया
कोई भी डोमेन आपने परचेज किया अपने नाम का, तो वहाँ पे आपको दो तरह के डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर मिलेंगे उस GoDaddy से। उसको फिर आप अगर किसी भी उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अदर वेबसाइट पे या अदर सर्वर पे, तो वहाँ से उस डीएनएस को आपको कॉपी करना है और उसको आपको अपने जहाँ भी आप दूसरे सर्वर पे ले जाना चाहते हैं उसको वहाँ पे पेस्ट कर दें, उसको पब्लिश कर देंगे, तो आपका वो जो डीएनएस है जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया वो डोमेन आपका एक्सेस होने लगेगा अदर वेबसाइट पे, जहाँ पे आपने अपना स्पेस लिया हुआ, हार्ड डिस्क का स्पेस लिया, सर्वर का स्पेस लिया, इसको कहते हैं होस्टिंग आपने ली हुई है, वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली डीएनएस आपका काम करता है डोमेन पे आपकी यूआरएल पे, जो आप यूआरएल परचेज करते हैं, डोमेन नेम परचेज करते हैं .com .in .net इस प्रकार से, इस पे आपका बेसिकली वर्क करता है। उसको आपको एक डीएनएस रूट दे देता है जिसको आप किसी भी अन्य वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। तो डीएनएस स्टैंडर्ड का एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य प्राइवेट नेटवर्क पर डेटा का एक्सचेंज कैसे होता है या तय करता है, जिसे TCP/IP प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया वही चीज़। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जैसे कि google.com जैसे होता है, लेकिन असल में इस यूआरएल के पीछे एक डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस का आइसन होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि एक डोमेन नेम आपका है, उसका आप वो डोमेन नेम का जो वर्क करता है वो आपका डीएनएस ही होता है। बगैर डीएनएस के आप डोमेन नेम आप किसी भी सर्वर पर नहीं पलट सकते हैं, किसी भी सर्वर पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डीएनएस का बेसिकली वर्क है। आगे देखते हैं। इसका बेसिक काम किसी भी यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम को, जैसे google.com का इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस मान लीजिए ये है आपका है, और इसे नेटवर्क पर एक दूसरे की पहचान करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइसेस आईपी एड्रेस का उपयोग करके आपके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को रूट करके, जिससे यह वेबसाइट ओपन हो सकती है। तो मान लीजिए आपने किसी से डोमेन परचेज किया आपने GoDaddy से, और आप किसी और अन्य सर्वर पे जाके आपने होस्टिंग परचेज की, और वहाँ पे आपने नेम सर्वर जो यहाँ से परचेज किया था वो यहाँ पे आपने पेश कर दिया, वो नेम सर्वर यहाँ पे लिख दिया डीएनएस का। तो आपने डोमेन यहाँ से परचेज किया मान लीजिए $100 में, और यहाँ पे आपने फ्री लिया है होस्टिंग, तो आपका ये सर्वर यहाँ भी काम कर जाएगा। आपको यहाँ पे जाके अन्य नया डोमेन आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपका पैसा बचेगा। आप सिर्फ डोमेन परचेज करके फ्री होस्टिंग को यूज़ करके अपना नेम सर्वर पलट सकते हैं। तो वही यहाँ पे काम करता है आपका डीएनएस। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइसेस आईपी एड्रेस का उपयोग करके आपके द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को रूट करते हैं, जिससे यह वेबसाइट ओपन हो जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल को फ़ोन नंबर डायल कर सकते हैं, लेकिन डीएनएस की वजह से आपको हर एक साइट का आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता है। आपको तो सिर्फ एक वेबसाइट का नाम याद रखना होता है। अगर आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको सारे वेबसाइट की गूगल का आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा, फेसबुक आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। 74.125.200 इस प्रकार से आपको इसके पीछे आपका डोमेन सर्वर काम करता है, जो कि आपको एक डोमेन जनरेट करके देता है, जैसे कि google.com, जिसको कि आप याद करके सिंपल से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका काम करता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसी का एक क्वेश्चन है। तो जब आप अपने ब्राउज़र में उस वेबसाइट का नाम टाइप कर एंटर करते हैं, तो आप डोमेन नेम सर्वर, जिसे डीएनएस भी कहा जाता है, से कनेक्ट हो जाते हैं और एक विशाल डेटाबेस को मैनेज करता है, जिसमें हर एक डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है। डीएनएस सर्वर संबंधित आईपी एड्रेस से डोमेन को मैच करता है। जब आप अपने ब्राउज़र में एक डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो आपका कंप्यूटर अपने वर्तमान डीएनएस सर्वर से संपर्क करता है और पूछता है कि आईपी एड्रेस डोमेन नेम से कैसे कनेक्ट हुआ है। आपका कंप्यूटर तब आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है और आपको वही वेब पेज ओपन करके दे सकता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो आपकी जो आईपी एड्रेस है, मान लीजिए जो भी आपकी कोई आईपी एड्रेस है, उससे आप जैसे आप कोई डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन जनरेट करते हैं नया, तो आपको एक आईपी एड्रेस भी जनरेट होती है, जिससे कि आपका डोमेन नेम कनेक्ट हो जाता है। जब आप कोई भी वेबसाइट रिकॉल करते हैं, अपनी वेबसाइट डोमेन उस पर टाइप करते हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया आपकी एक्टिव हो जाती हैं, आपकी आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सर्वर, जिससे कि आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे अपनी यूआरएल पे डाल के google.com facebook.com, तो वो इस पे आपको एक्टिव कर देगा, जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपस में और आपको वेब पेज ओपन करके दे देगा। तो ये आपकी बेसिकली प्रक्रिया होती है इसमें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो डीएनएस कैसे काम करता है वो भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो पूरा डीएनएस का काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये आपको 5 से 8 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको अच्छा खासा थ्योरी लिखनी पड़ेगी।
जब भी कोई इंटरनेट यूज़र किसी डोमेन जैसे google.com पर जाता है तो आपका कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस कैसे स्टेप को फॉलो करता है। ह्यूमन रीडेबल वेब एड्रेस को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में बदलता है। यानी ह्यूमन रीडेबल आईपी एड्रेस वेब एड्रेस जो होता है आपका, यानी कि google.com, उसको आईपी एड्रेस में बदल देता है। चाहे आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको मेल भेज रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर आपके द्वारा उपयोग किए गए डोमेन नेम को देखने के लिए एक डीएनएस सर्वर का उपयोग करेगा। इस प्रोसेस को डीएनएस नेम रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया आपकी होगी उसको हम लोग कहेंगे डीएनएस नेम रिजोल्यूशन। तो ये था आपका डीएनएस का आंसर। तो मैंने डीएनएस आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है इसमें है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस आपका क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका आईपी क्या होता है, उसके बाद इसमें बात करेंगे हम लोग IPv4 एंड IPv6। तो पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा देंगे इसमें। तो ये इस प्रकार से आपकी आईपी कनेक्ट होती है। तो एक आपका आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको आईपी एड्रेस और आपको डोमेन और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिससे कई सारे कनेक्टिविटी हो सकती है। आप देख सकते हैं एक आईपी एड्रेस यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, और अलग अलग सिटी में एक ही आपका जो आईएसपी है वो आपको अलग अलग सिटी में अलग अलग आईपी एड्रेस के नाम से कई पीसीओ को कनेक्ट करवाते हैं। तो जैसे कि ये एक सर्वर उन्होंने लगाया यहाँ पे, तो इस सर्वर से उन्होंने एक आईपी एड्रेस इनको दे दी, और यहाँ से एक सर्वर एक चेन्नई में दे दी, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया उदाहरण में। तो एक सर्वर इन्होंने यहाँ लगा दिया, फिर चेन्नई से उन्होंने हर सिटी में हर एक कनेक्शन दे दिया, एक आईपी एड्रेस से यहाँ पे जनरेट कर दी। उसके बाद इसी प्रकार से उन्होंने एक कनेक्शन यहाँ पे मेन सर्वर लगा के मुंबई में कनेक्शन दिया, मुंबई से उन्होंने एक एक आईपी सबको दे के सारे पीसीओ कनेक्ट करा दिया। तो इस प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी आईएसपी आपके चलाते हैं। अगर आप कभी नेटवर्किंग की जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और फिर आपको राउटर, हब, स्विच, कनेक्टिविटी, आईएसपी, सर्वर, जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम करता है आईपी पूरा आपका। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या एक मेथड या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डेटा इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से भेजा जाता है। नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आपके डिवाइस के यूनिक एड्रेस के बिना आप नेटवर्क या इंटरनेट को डिवाइसेस, यूज़र और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो बिना आईपी एड्रेस के आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस आपको जनरेट करनी होती है, जो कि आपके आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से आप कनेक्शन लेते हैं, वो आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं, लेकिन आपको आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं करने होते हैं। वो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे उनकी। जब वो आईपी एड्रेस आपके जनरेट कर देंगे आपके नाम से, आपके आईडी के बिहाफ पे, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। आईपी एड्रेस बाइनरी वैल्यू का बना हुआ होता है और नेटवर्क या इंटरनेट पर सभी डेटा को रूटिंग करता है। आगे चलते हैं। तो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया किस प्रकार से ये वर्क करता है। आईपी एड्रेस में हमेशा नंबर के 4 ब्लॉक होते हैं। तो इस प्रकार से आईपी आपकी होती है 4 ब्लॉक की, 192.168.1.10। इस प्रकार से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। ये नहीं पढ़ेंगे 192.192.16. इस प्रकार से नहीं, 192.168.1.10। या जब काम करेंगे किसी कंपनी में तो आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो पीरियड के द्वारा अलग अलग होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 0 से 255 की संभावित रेंज होती है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक ब्लॉक में 256 संभावित वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस 192.168.1.10 ऐसे दिखता है, यानी कि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। आगे है, इन एड्रेस में से 3 रेंज को विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाता है, यानी कि 3 रेंज है उनको विशेष आरक्षित के लिए यूज किया जाता है। यानी कि पहला एड्रेस होगा 0.0.0.1 जो कि डिफॉल्ट नेटवर्क संबंधित होता है आपका। उसके बाद 255.255.255 को ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहा जाता है, जिसको सबनेट मास्क भी हम लोग कहते हैं। तीसरा एड्रेस जो होता है आपका 127.0.0.1 जो कि लूप बैक एड्रेस है, और यह आपके मशीन की आईपी एड्रेस होती है। यानी कि आप अगर नया कंप्यूटर परचेज करते हैं, उसमें अगर आप लोकल होस्ट पे काम करते हैं, लोकल सर्वर पे MySQL से PHP को कनेक्ट करके काम करते हैं, तो आपको जो लोकल आईपी एड्रेस मिलती है हर कंप्यूटर की एक ही होती है, जो कि डिफॉल्ट आईपी एड्रेस आपको मिलती है आपके डिवाइस की 127.0.0.1। अपने ब्राउजर में जाकर आपको डाल के देखें, जब आप अपने लोकल होस्ट सर्वर पे काम करेंगे, अपने उसको कहते हैं IIS इंटरनेट सर्विस होती है आपकी कंप्यूटर की, उसको एक्टिवेट कर देते हैं कंट्रोल पैनल पे जाके। उसके बाद अपने ब्राउजर पे आप जाके ये आईपी एड्रेस डालें, तो आपका जो लोकल सर्वर है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये कंप्यूटर को प्रदर्शित करता है। तो ये थी आपकी थ्योरी। आगे बढ़ते हैं।
आईपी स्टैंडर्ड इन हिंदी। तो किसी भी नेटवर्क पे इस्तेमाल किए करने के लिए आपको दो आईपी एड्रेस यूज होती हैं। तो पहला जो आईपी एड्रेस है आपको वो है IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और दूसरा जो है आपका है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है जिसे नेटवर्क की डिवाइस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इससे आप किसी भी नेटवर्क की डिवाइस को पहचान कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस इनके घर में या इस कंपनी में या इस ऑफिस में यूज हो रही है जिसको आप कनेक्शन दे रहे हैं। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट लंबा होता है और यह 4294967 एड्रेस को सपोर्ट करता है। हालांकि इसमें से कोई विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित होते हैं, जैसे कि 10.0.0.0 और 127.0.0.0। तो इस प्रकार से कोई भी आप नाम एग्जाम्पल दे सकते हैं पेपर में। 192.168.1 यह एक IPv4 एड्रेस का एक समान उदाहरण है। सबसे आसान से पहचानने वाली आईपी रेंज है 192.168.1, 192.168.255, क्योंकि इन एड्रेस को हम घर या ऑफिस में उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया, जो कि आपके आईएसपी होंगे वो बेसिकली इसी आईपी एड्रेस को यूज करते हैं घरों में, 192.168.0.1, 192.168.0.255, जो कि एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है जिनको हम लोग ऑफिस और घरों में बेसिकली यूज करते हैं। तो ये था आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसको अगर आपको देखना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो अपने कंप्यूटर में जाएं, माई कंप्यूटर में जाएं और कंट्रोल पैनल पे जाएं। वहाँ पे आपको नेटवर्किंग शेयरिंग सेंटर में जाएं, वहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाएं। उसके बाद आपको वहाँ पे IPv4 की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको अभी दिखा दूंगा इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद। अब बात करते हैं IPv6 की। तो IPv6 किस प्रकार से कार्य करता है? तो इंटरनेट में लोकप्रिय विकास के कारण IPv4 के संभावित एड्रेस भविष्य में समाप्त होने की चिंता है। तो यानी कि IPv4 जो आपके हैं वो हो सकता है आने वाले समय में 2-4-3 साल 4 साल में हो सकता है कनेक्टिविटी बंद हो जाए, जिसके लिए नया वर्जन जो आपका अपग्रेड किया गया है, जिसको हम लोग बेसिकली बहुत कम यूज करते हैं अभी, IPv6 का नया वर्जन विकसित किया गया। यह IPv4 का एक नया और उन्नत वर्जन है। इसमें पिंग IP न्यू जनरेशन के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट लंबा होता है। यह इसीलिए यह 2 से 128 इंटरनेट एड्रेस को सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें जो आईपी एड्रेस बनेगी वो आपकी काफ़ी लंबी बनेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिख रही होगी 340.228 360, इस प्रकार से लंबी काफ़ी एड्रेस के बराबर होता है। तो ये आपकी 128 बिट पे काम करती है। यह बहुत सारे एड्रेस हैं और वे लंबे बहुत समय तक इंटरनेट ऑपरेशन जारी रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यानी कि लंबे समय तक कार्य करने के लिए, लंबे समय तक ऑपरेट करने के लिए इसको पर्याप्त बनाया गया है। तो ये था आपका IPv वर्जन 4। आगे चलते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस इसमें क्या होती है? जब कई कंप्यूटर या डिवाइस को केबल के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो एक प्राइवेट नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क के भीतर आपके प्रत्येक डिवाइसों को फाइलों को रिसोर्स और शेयर करने के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस दी जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। यानी कि किसी भी आपने मान लीजिए कोई बैंक है या कोई आपका ऑफिस है, उस पर आपको पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस देनी, जिससे कि वो इंटरनेट एक्सेस उसी को एक्सेस करे खाली, और वो नेटवर्क ग्रुप में बटे ना, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की स्पीड है उनके पास कंटिन्यू मिले, जैसे कि बैंकों वगैरह में ऑफिस में आपका होता है। तो उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस कनेक्शन। आगे चलते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक आईपी कनेक्शन, जो कि आपके पब्लिक में बेसिकली दी जाती है, आपके स्कूल कॉलेज या आपके कैमरे वगैरह में, इनमें आपकी ये यूज होती है पब्लिक के रूप में। तो किस प्रकार से कार्य करती है? पब्लिक आईपी एड्रेस वह होता है जिसे ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। इससे आपके होम नेटवर्क को बाहर की दुनिया से पहचान मिलती है। यानी कि आपके कंप्यूटर में यहाँ नेट लगा हुआ है, ये आपको पहचान मिल जाएगी बाहर की दुनिया को कि आपके यहाँ ये आईपी एड्रेस आपकी यूज हो रही है। इसको कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस पूरे इंटरनेट में यूनिक होता है, यानी कि आपको एक नया आईपी एड्रेस दिया जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस स्टेटस या डायनेमिक हो सकता है। स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस बदलता नहीं है और इसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर किसी भी सर्वर, जैसे कि आपका आईपी कैमरा, FTP सर्वर, ईमेल सर्वर को एक्सेस करने के लिए, कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेने के लिए या वेब होस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ISP से खरीदना पड़ता है। तो ISP से अगर आप कनेक्टिविटी लेते हैं तो वहाँ से आपको एक आईपी एड्रेस जनरेट होती है, जिसके माध्यम से आप सभी चीज़ों में कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर
आपका कैमरा, एफटीपी सर्वर, ईमेल सर्वर एक्सेस करने के लिए आपको आसानी होती है, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। आपको यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप सभी तरह के डिवाइसेस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका वेलकम टेक गुरु। मैं आपका विकास अपन में चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम आप बात करेंगे ओ लेवल का जो हम लोग का क्लासेस चल रही थी उसमें बात करेंगे व्हाट इज फायरवॉल, एफडीटीआई और एसएसएल की। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका नोट्स है पूरे हिंदी और में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम दिखा देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फायरवॉल के बारे में सबसे पहले, उसके बाद आपका एफडीटीआई, उसके बाद एसएसएल है। तो सबसे पहले फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल की मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ किस प्रकार से फायरवॉल आपका काम करता है। तो जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि फायर वॉल यानी कि आग की दीवार, यानी कि फायर वॉल हो गई आपकी दीवार, और फायर यानी कि आग हुई। तो मान लीजिए आपकी कोई कनेक्टिविटी चल रही है, ये आपका सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से चल रही है, और बीच में आपकी कोई फायर वॉल लगी हुई है और एक कनेक्टिविटी आपकी इधर से चल रही है। तो फायर वॉल आपका काम क्या करता है, जो कि ब्लॉक और अलाउ का काम करता है, यानी कि आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने का, या आपकी वेबसाइट्स जो हैं उसको ब्लॉक करने का, उसको अलाउ करने का काम करता है। जब भी कोई जंक फाइल होती है, कोई भी वायरस होते हैं, कोई भी वर्म होता है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में, या आपको कोई हैक करने की कोशिश करता है, या कोई भी चीज़ आपके सामने गलत चीज़ें करने की कोशिश करेगा, तो फायरवॉल आपके में एक तरह से दीवार का काम करेगा, जो कि आपके नेटवर्क को रोकेगा, आपके आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगा कि इस आईपी एड्रेस को आपको ब्लॉक करना है कि आपको अलाउ करना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रोसेस करेगा। तो ये आपका जो बेसिकली काम करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे फायर एक बॉल लगी हुई है, यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस चल रहा है, एक यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है, ये दोनों आईपी एड्रेस हैं। बीच में फायरवॉल आपकी लगी हुई जो कि आपकी रोक रही है एक से कनेक्टिविटी को दूसरी कनेक्टिविटी में। तो सभी के आगे फायरवॉल आपका होता है, बिना फायरवॉल के आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चलती है, क्योंकि इस चीज़ से आपकी सिक्योरिटी अलाउ और डिसअलाउ होती है। तो ये सभी आईपी एड्रेस के साथ ये आपकी वर्क करती हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या चीज़ें हैं फायरवॉल के बारे में। तो फायरवॉल आपका क्या है, कंप्यूटर में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सिक्योरिटी नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो फायरवॉल नेटवर्क है वो आपके इनकमिंग यानी कि जो आपका कनेक्शन आ रहा है और जा रहा है उस नेटवर्क को कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है कि ये आपका आपके लिए सही है कि नहीं। फायरवॉल आमतौर पर एक विश्वसनीय इंटरनल नेटवर्क और अविश्वसनीय एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच एक बैरियर एस्टेब्लिश करता है, जैसा कि इंटरनेट आपका होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि आपका फायरवॉल जो आपका नेटवर्क के बीच में एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर देता है इस प्रकार से वॉल के रूप में, जिसके कि आपको सिक्योरिटी मिलती है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य कम सुरक्षित एरिया से एक असुरक्षित एरिया को अलग करना और दोनों के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार से काम करता है। फायरवॉल एक मशीन से पूरे नेटवर्क तक किसी भी चीज़ के इनबाउंड और आउटबाउंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो फायरवॉल जो आपका होता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है। आप उसको हार्डवेयर भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। फायरवॉल का उपयोग अक्सर आधुनिकृत इंटरनेट यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क के एक्सेस को रोकने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट से अगर आप कनेक्ट हैं तो प्राइवेट नेटवर्क जो आपका होगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। सभी डेटा को फायरवॉल के माध्यम से इंटरनेट पास में एंट्री करते हैं या बाहर जाते हैं, उससे प्रत्येक पैकेट को चेक किया जाता है और जो सिक्योरिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपको कि जो दो नेटवर्क आपके चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट से, तो प्राइवेट से जो आपका नेटवर्क आ रहा है आपके पब्लिक नेटवर्क पे, अगर वो सिक्योर नहीं है, अगर उसमें कुछ फाइल सही नहीं है, तो वो उसको आने नहीं देगा सिक्योरिटी के रूप में। आपको वो क्राइटेरिया को अगर पूरा नहीं कर रहा होगा, फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। उसी को कहते हैं आप फायरवॉल। कभी आपने ऊपर देखा होगा तो रेड और ग्रीन कलर की लाइट उसमें जलती रहती है सॉफ्टवेयर में, और उसमें अलाउ और ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है। तो फायरवॉल अगर आपको देखना है तो अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाएं, वहाँ पे आपको फायरवॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर फायरवॉल को बाहर की दुनिया में आधुनिक इंटरैक्टिव लॉगिन से बचाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। यह आपके नेटवर्क के मशीनों में प्रवेश करने से हैकर्स को रोकने में मदद करता है। मैंने आपको बताया अभी। अधिक सोफिस्टिकेटेड फायरवॉल बाहर के अंदर आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अंदर के यूज़र को बाहर की तरफ
से और अधिक आसानी से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। तो सिंपल सा है फायरवॉल आपका। आगे देखते हैं। तो ये नेटवर्क आपका लगा हुआ है फायरवॉल यहाँ पे, और ये आपका रोकेगा, इधर से इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है वैन की और ये लैन की चल रही है। तो ये आपको कनेक्टिविटी सुरक्षित करेगा अगर आपको कोई पब्लिक नेटवर्क आपको ट्रेस करने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फायरवॉल के फ़ायदे क्या हैं उसको भी देखते हैं। तो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है आपका फायरवॉल, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश कर रहे सभी ट्रैफिक पर नज़र रखता है। एक दो तरफा फायरवॉल डबल ड्यूटी करता है और दूसरे नेटवर्क से बाहर जाने वाली ट्रैफिक पर भी नज़र रखता है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन पैकेट में भेजी जाती है। इस पैकेट को फायरवॉल चेक करता है और यह तय करता है कि इसमें सभी खतरनाक कुछ तो नहीं है। तो इसमें आपका वही चेक करेगा फायरवॉल आपका कि इसमें कोई फाइल ऐसी तो नहीं है जो आपको सिस्टम को ख़राब करे, आपके नेटवर्क को ख़राब करे या हैक करे या जो भी करे। तो उसको वो चेक करता है। अगर वो इसमें फुलफिल नहीं होता है उनके क्राइटेरिया में तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आपका ट्रोजन्स को ब्लॉक करता है, यानी कि जो आपके ट्रोजन्स होते हैं, आपके वायरस होते हैं, उनको ये आपको ब्लॉक करता है। किस प्रकार से करता है वो भी देख लेते हैं। फॉरवर्ड ट्रोजन होर्स को, ट्रोजन होर्स आपने देखा होगा वायरस होता है, जब आप देखते हैं माउस आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रिफ्रेश करता है अपने आप ही बार बार, तो वही से आपका ट्रोजन वायरस होते हैं। या आपकी फाइलें फोल्डर बनती चली जाती हैं, ब्राउजर ओपन होते जाते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा। फायरवॉल ट्रोजन हॉर्स को ब्लॉक करने में सहायता करता है। इन ब्लॉक के घुसपैठिए आपके कंप्यूटर की फाइलों के साथ चिपक जाते हैं और फिर जब आप यह फाइल भेजते हैं तो डेस्टिनेशन पर और अधिक नुकसान करते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रोजन विशेष रूप से खतरनाक होते हैं क्योंकि वे चुपचाप ट्रांसमिट होते हैं। जब तक अजीब बातें आपके कंप्यूटर पर नहीं हो जाती हैं तब तक आपकी उपस्थिति में अनजान होते हैं। फायरवॉल उन्हें रोक सकता है इससे पहले कि वे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करें। तो फायरवॉल आपका प्रोटेक्ट करता है ट्रोजन वायरस से। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया अभी कि कभी कभार आप यूज़ करते होंगे अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप, तो जब आपकी कनेक्टिविटी कनेक्ट रहती है तो आप देखते हैं कि माउस आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या बार बार आपके पेज ओपन हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटरनेट के पेज ओपन हो रहे हैं बार बार, तो इसी कारण होता है आपका। तो उसको ये कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, हैकर्स को रोकता है। तो फायरवॉल होने से हैकर्स आपके नेटवर्क से बाहर रहते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी के बिना हैकर अपने कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकता है या वायरस फैला सकता है। तो ये अगला पॉइंट हो गया। 4th नंबर है आधुनिकृत रिमोट एक्सेस में सुरक्षा करता है। आपके कंप्यूटर पर होने वाली सबसे खराब चीज़ों में से एक है आधुनिकृत हैकर द्वारा आपके नेटवर्क या पीसी का रिमोट एक्सेस। फायरवॉल इन सभी अधिकृत रिमोट एक्सेस को रोकता है, यानी कि रिमोट एक्सेस जो आपका शेयरिंग होता है, आपका नेटवर्क जो शेयरिंग होता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए, तो उसके माध्यम से भी आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में वायरस को प्रवेश करा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें फायरवॉल की सिक्योरिटी लगी होगी यहाँ पे, तो ये इसको ट्रेस नहीं कर पाएगा और इसको वायरस वगैरह भेज नहीं पाएगा। तो ये भी इसको रोकने का काम आपका करता है, रिमोट एक्सेस को भी। आगे चलते हैं। तो फायरवॉल के प्रकार कितने होते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो मैंने सारे प्रकार ले लिए, सबको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आपका पूछा नहीं जाता है। प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल है आपका पहला नंबर है। सेकंड है स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल। थर्ड है यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट, यानी कि इसको कहते हैं UTM। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको कहते हैं NGFW। तो इतना था आपका फायरवॉल का टॉपिक, सिंपल सा है, लेकिन इसमें लिखना है आपको कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज 2 पेज आपको फायरवॉल के ऑप्शन में लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारे पास है FDDI क्या है। FDDI आपको कहते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है आपका, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। FDDI के बारे में पूरी नोट्स यहाँ पे लिखी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। इससे पहले चलते हैं डायग्राम पे। तो FDDI का जो डायग्राम है इस प्रकार से, तो फाइबर की एक तरह से कनेक्टिविटी दिखाई गई है इसमें, किस प्रकार से फाइबर से कनेक्टिविटी इसमें करते हैं। तो कहीं से भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, मेन सर्वर से आपकी कनेक्टिविटी आएगी और वो आपके बेस हब में जाएगी, PC में जाएगी, स्विच में जाएगी। तो फाइबर आपकी एक प्रकार से इथरनेट कनेक्टिविटी है जो कि आप सर्वर के माध्यम से लेते हैं और वो आपकी कनेक्टिविटी आपके घरों में लैन के माध्यम से आती है, जो कि आपके स्विच और आपके राउटर से कनेक्ट होती है। उसके लिए एक डिवाइस आपको यूज़ करनी पड़ती है, इसको कहते हैं पॉन डिवाइस। उसमें आप इस प्रकार से डिवाइस आपकी होती है, उसमें आपकी फाइबर केबल लगेगी। उसके बाद इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी, स्विच से भी, राउटर से भी डायरेक्ट, और डायरेक्ट PC से भी लैन केबल के माध्यम से इसको आप कनेक्ट करा सकते हैं। तो इसके फ़ायदा क्या है, FDDI केबल के किस प्रकार से कार्य करती है, वो इसका इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं FDDI के बारे में।
तो FDDI का तात्पर्य फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस से है। यह एक स्पेसिफिकेशन है जो फाइबर ऑप्टिक मीडिया का उपयोग करने वाले 100 Mbps के टोकन लिंक को डिस्क्राइब करता है। FDDI को IEEE 802.5 स्टैंडर्ड में सिमिलर माना जाता है। FDDI को ANSI यानी कि द्वारा सन 1986 में तैयार किया गया था। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सा समझ लें। FDDI को 100 Mbps की स्पीड से में 200 किलोमीटर के अंदर 100 स्टेशन पर रन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं क्या फ़ायदा है आपका FDDI को रन करने का। 100 Mbps की आपकी स्पीड है, वो 200 किलोमीटर के अंदर 100 स्टेशनों पर भेजी जा सकती है। FDDI नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट में 10 Mbps के टोकन लिंक में 4 Mbps को सपोर्ट करता है, यानी कि 10 Mbps की अगर आप स्पीड लेंगे तो वो 4 Mbps की स्पीड आपको प्रदान करेगा। और FDDI नेटवर्क में 2 नोड बीच की दूरी में 1 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो 2 नोड्स आपका जो कनेक्टिविटी है उसका 1 किलोमीटर दूरी से कम होनी चाहिए, तो आपकी ये वर्क करती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ FDDI यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन के आपका उपयोग क्या है। तो हाई बैंडविड्थ यानी कि FDDI नेटवर्क की बैंडविड्थ 250 GB तक होती है आपकी। तो हाई बैंडविड्थ आपकी कितनी है FDDI की, 250 GB तक की स्पीड ये ले सकता है। हाई सिक्योरिटी इसमें क्या है आपकी, फाइबर में हाई सिक्योरिटी FDDI नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिकल केबल के कारण इसकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है इसमें केबल डिस्टेंस। FDDI नेटवर्क में सिग्नल को 200 किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। इसमें आपको स्पीड मिलती है, सिक्योरिटी स्ट्रांग मिलती है, और उसके बाद आपको मिलता है इसमें दूरी मिलती है 200 किलोमीटर की। तो इसलिए आपका ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन केबल आपकी यूज़ की जाती है। तो FDDI का मुख्य उपयोग किया जाता है नेटवर्क में हाई स्पीड बैकबोन बनाने के लिए। तो ये इसका मेन सारांश है। तो इतनी थी आपके FDDI की। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है आपके FDDI के। तो FDDI को नेटवर्क का कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के नेटवर्क में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में बहुत अधिक टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है। तो ये जरूर जाने, जब आप FDDI का कनेक्शन लेते हैं यानी कि फाइबर का कनेक्शन लेते हैं, तो आपको एक मशीन आती है, डिवाइस आती है, उसको मैं दिखा दूंगा वीडियो में। वो काफ़ी बड़ी आपकी मशीन होती है, उसको स्लाइसिंग वगैरह करा जाता है। आपके जो आपकी फाइबर की केबल होती है ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी डिस्क की केबल इस प्रकार से, उसमें कोर होते हैं, पतले पतले तार होते हैं, उसको स्लाइसिंग करके अटैच किया जाता है। अगर आपको उसमें आपका फ़ायदा क्या है, वो तार आपका वेस्ट नहीं होता है। आपको मान लीजिए आपको यहाँ से अलग कनेक्शन देना है, कनेक्शन यहाँ देना है, तो आप वहाँ पे उसको काट के, और इस मशीन के माध्यम से, स्लाइसिंग मशीन होती है जो कि काफ़ी महंगी आती है, उसको आप मशीन के माध्यम से जोड़ देते हैं स्लाइसिंग से। हॉट उसको मशीन होती है, वो तार दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं, फिर यहाँ से काट के आप यहाँ कनेक्शन दे सकते हैं। तो उसमें 4 आपकी 8 कोर होती हैं, वो आपकी जितने जितने कनेक्शन चाहिए उतने आप काट के जोड़ सकते हैं। तो ये आपके फ़ायदा होती है, लेकिन उसके लिए आपको मशीन चलाने आनी चाहिए और टेक्निकल स्किल की आपकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDDI बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिकल के साथ कनेक्टर और अडेप्टर का उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी महंगे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साथ खाली तार लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको अलग डिवाइसेस लगानी पड़ेंगे, बॉक्स लगाने पड़ेंगे, शटर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, उसकी कनेक्टिविटी ना टूटे। और पैच केबल लगानी पड़ती है इसमें। तो काफ़ी चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं। और जो आपकी लैन वायर होती है सिंपल सी कैट 5 कैट 6, उसमें आपके सिंपल से तार लगा के एक कनेक्टर लगा के RJ45 का, और आपको कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। वो चीज़ इसमें नहीं होती है। इसकी कनेक्टिविटी पूरी अलग है, इसकी मशीनें अलग है, डिवाइस अलग है, जिसके कारण ये आपकी महंगी पड़ती है। बाकी एडवांटेज बहुत हैं, इसको हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इतना आपको इसमें बताना था। तो ये था आपका FDDI सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका डायग्राम है फायरवॉल का, इस प्रकार से कनेक्टिविटी आपकी चलती है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जब भी वेबसाइट ओपन करते होंगे, मैं आपको डायग्राम पर दिखा देता हूँ फिर बात करते हैं। तो आप कभी भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो google.com, facebook.com, जो भी रजिस्टर्ड साइट होंगी जिनको सर्टिफिकेट जिन्होंने लगाया होगा अपने डोमेन में, तो वहाँ पे आप देखे होंगे सबसे पहले, काफ़ी दिन पहले अगर आप देखे होंगे 10 साल पहले, तो यहाँ पे S नहीं लिख के आता था, जो कि अभी गूगल के आप ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो आप देखे होंगे facebook.com, google.com के आगे HTTP और S लिखा रहता है। तो S का मतलब है सिक्योर, सिंपल सा मतलब है। S का मतलब है सिक्योर। आपके वेबसाइट को, आपके डोमेन नेम को एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कि आपका जो, मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे,
लेन देन यानी कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई शॉपिंग करता है आपकी वेबसाइट से, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट है, तो वो आपको, अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं एसएसएल का, तो आपको वो उस कंपनी से अटैच हो जाता है और आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा आपकी वेबसाइट पे, अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो वो आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो वही आपका एसएसएल होता है, इसको कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि वेबसाइट जब आप सर्टिफिकेट लगा देते हैं परचेज करके, तो वहाँ पे आपको आपके डोमेन के साथ HTTPS आपका अटैच हो जाता है। अगर ऐसे परचेज करते हैं तो आपका कभी भी आप देखेंगे HTTPS नहीं आपका लिखा होगा। तो क्या होता है उसको देखते हैं। तो SSL क्या होता है? SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। वेब क्लाइंट एवं वेब सर्वर के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। हम सभी जो भी ऑनलाइन मेल और बैंकिंग का यूज़ करते हैं, जानते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग एवं मेल वाली सभी वेबसाइट सिक्योर कनेक्शन एवं कम्युनिकेशन के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं। तो आपने देखा होगा कितनी कोई बैंक की वेबसाइट है, मैंने आपको बताया, जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग वगैरह, उसके आगे आप देखेंगे वेबसाइट ग्रीन हो जाता है वो, और वहाँ पे HTTPS लिखा रहता है। जबकि बहुत सारी वेबसाइट केवल HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स में HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्वर एंड क्लाइंट के बीच स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि HTTPS आपका है वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सा है, HTTP आपका जो वो सिंपल सा सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और एस लगा देते तो आपका वो जो वेबसाइट है, डोमेन है, वो सिक्योर हो गया। अब आपको उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं हो कि आपका वो हैक हो जाएगा। आगे चलते हैं। SSL वेब सर्वर एक क्लाइंट के बीच ट्रांसमिट होने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी डेटा को हैक या रीड ना कर सके। तो मैंने आपको बताया, वो जब आप सिक्योर कनेक्शन ले लेते हैं तो आपको कोई हैक नहीं कर सकता, आपकी कोई वेबसाइट को रीड नहीं कर सकता कि किस प्रकार से ये हैंडल हो रही है। इस ट्रांसमिट होने वाले डेटा को केवल वेब सर्वर या फिर क्लाइंट ही रिकॉग्नाइज कर सकता है और रीड कर सकता है। तो जो उसका एडमिन होगा, वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसने वेबसाइट पब्लिश की होगी, वही उसको हैंडल और रीड कर सकता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेबसाइट के पहले आप देखते होंगे HTTPS इंक्लूड करता है, जो कि वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। ये वेबसाइट आपकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है और आपको SSL सर्टिफिकेट यूज़ करने का सुविधा देता है। तो सिंपल से इसमें आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। तो HTTPS को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो HTTPS को सिक्योर सॉकेट लेयर के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी वेबसाइट पर HTTPS इम्प्लीमेंट करने के लिए SSL सर्टिफिकेट को परचेज किया जाता है। तो जैसे मान लिया आपने GoDaddy या किसी से भी आपने परचेज किया, तो वहाँ पे जब आप परचेज करने जाएंगे डोमेन के बाद, डोमेन तो आपको 100-150 मिल जाता है 1 साल के लिए। उसके बाद आपको वहाँ पे सिक्योर सर्टिफिकेट लेयर खरीदना पड़ता है, जो कि जब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है या सिंपल सी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत नहीं है इसकी। जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आपकी वेबसाइट पे हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तब वहाँ पे आप SSL सर्टिफिकेट को परचेज करते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है। और ट्रांजेक्शन के सिक्योर सॉकेट लेयर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम ट्रांसमिट होने वाले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करता है। हर एक सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट ऑनर की यूनिक एवं ऑथेंटिसिटी इंफॉर्मेशन सेव करने को रखता है। एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑनर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। यानी कि मान लीजिए आप ये सर्वर लगाया और कोई भी पब्लिक में यहाँ पे परचेज कर रहा है इसी वेबसाइट से जाके, तो वो अपने जो डेबिट कार्ड नंबर, बैंक की डिटेल सब उसमें परचेज करने के लिए डाल रहा है, OTP डाल रहा है, तो वो जो सर्टिफिकेट है सिक्योर सॉकेट लेयर, वो आपके सारी डिटेलों को सिक्योर करता है, वो आपको लीक नहीं होने देता है। जो हमारा क्लासेस चल रही थी, इसमें बात करेंगे व्हाट इज ISDN क्या है, यहाँ पे IRC क्या है, यानी कि इंटरनेट रिले चैट जिसको बोलते हैं, और बात करेंगे MIME की, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इन 3 टॉपिक की बात करेंगे, तीनों आपके ICT और आपके इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हिंदी में डिस्कशन करेंगे, और इसके जो इंग्लिश के नोट्स है वो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इंग्लिश के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं PDF के माध्यम से, और हिंदी के नोट्स यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे, जिससे कि आपको दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हैं, और डायग्राम भी आपको दिखा देंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ISDN की बात करते हैं। ISDN आपका होता क्या है, तो डायग्राम आप देखें, पहले डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ISDN आपका एक डिजिटल नेटवर्क है, जैसे कि आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जैसे कि नाम से ही है ISDN। ISDN इस प्रकार से है। तो I का मतलब
इंटीग्रेटेड एज का सर्विस डिजिटल और एनसे नेटवर्क। तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया, जो कि आपको एक लाइन में लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका डिजिटल नेटवर्क है जो कि आपका डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि आपकी ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई भी फाइल हो गई, उसको आपका ट्रांसफ़र करता है लैन के माध्यम से, वैन के माध्यम से, और काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी स्पीड में आपका ये डेटा को ट्रांसफ़र कराता है। किसके माध्यम से? आपके कंप्यूटर पे सीडी का डेटा हो, या कोई सर्वर हो, फैक्स का मेलिंग करना है आपको, या किसी भी तरह का डेटा होगा, किसी भी टाइप की डिवाइस होगी, उसमें ये आपका डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये आपका बेसिकली वर्क करता है, इस प्रकार से डेटा को ट्रांसफ़र करता है किसी भी माध्यम से हाई स्पीड में, और आपका ये ऑडियो वीडियो सभी प्रकार की फाइलों को आपका ये सेंड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार से है, क्या इसका मतलब है बेसिकली। तो आईएसडीएन समकालीन डिजिटल संचरण के संचार के मानकों का एक सेट होता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह बातचीत और डेटा को उसी तर्ज पर एकीकृत करता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी सुविधाओं को भी शामिल करता है जो पारंपरिक टेलीफोन सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। आईएसडीएन का परिपथ है आपका टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, जो पैकेट स्विच नेटवर्क में भी एक्सेस प्रदान करता है। आईएसडीएन को विशेष प्रोटोकॉल जैसे 0.931 सिस्टम से आईएसडीएन ओएसआई मॉडल के संदर्भ में नेटवर्क डेटा लिंक और भौतिक परतों के रूप में कार्य करता है। इसके साथ यूज़ किए गए गलत नहीं समझना चाहिए इसको। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आईएसडीएन पर्सनल डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और समूह कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के बीच एक साथ ऑडियो वीडियो के साथ पाठ संचरण प्रदान करता है। थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार का डेटा हो, ऑडियो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, सभी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। तो आईएसडीएन आपका जो है यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक एंड इंडिया में ज़्यादा फेमस माना जाता है, जो कि महानगरों में अधिकतर वर्क करता है। यह एक प्रकार की सेवा है जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका एक कोड भी होता है जिस पर यह काम करता है। अब इन इंडिया जैसे मेट्रो की आपके हो गई, तो टेलीफोन निगम लिमिटेड जो दिल्ली, मुंबई महानगर और भारत संचार निगम लिमिटेड जो राज्य स्वाभाविक वाला सबसे बड़ा संचार प्रदान करता है देश भर में। आईएसडीएन बीआईएम आपका बीआईआर है आपका, और पीआईआर दोनों सेवाएं प्रदान करता है। आगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस में किस प्रकार की हो गई, तो बेसिक रेट आपके हैं बीआईआर 64 kbps से 2 चैनल और 1 डी चैनल जानकारी को ट्रांसमिटेड करता है। और प्राइमरी रेट इंटरफेस दूसरा चैनल आपका जो कि 23 बी चैनल एंड 1 डी चैनल पे संचालित होता है। तो इतनी थी थ्योरी इसकी। थोड़ा और आप लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे इस थ्योरी तो काफ़ी लंबी मिलेगी, तो इंग्लिश में पूरा आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया इतना भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी थ्योरी है, आपको इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क है आपका, जो कि टेलीफोन और आपका इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है, जो कि हाई डेटा स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, और आप इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वीडियो, ऑडियो और किसी भी फाइल फॉर्मेट के रूप में, और काफ़ी लैन माध्यम से कनेक्शन हो या फिर वाइड एरिया माध्यम से कनेक्शन हो। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है MIM। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये भी। तो बेसिकली आपका मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन क्या है आपका, ये भी आपके पहले जो आपके जो सर्विस चलती थी ईमेल की, उसमें आपके ऑडियो वीडियो फाइलें नहीं सेंड होती थी, जो कि अभी MIM ही चल रहा है इस समय लेटेस्ट में, जिसको कि मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं। इसके माध्यम से आप मल्टीमीडिया फाइलों को ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, जो कि ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई भी फॉर्मेट में हो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो वही आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके सेंडर रिसीवर। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईमेल के माध्यम से जो भी मल्टीमीडिया डेटा को भेजा जाता है वो MIME के द्वारा भेजा जाता है। MIME का पूर्ण रूप है आपका मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। MIME ऐसा प्रोटोकॉल है जो असमान अक्षर समूहों यानी करेक्टर सेट वाले भाषाओं में टेक्स्ट का विनिमय इंटरचेंज करता है, और साथ ही कई भिन्न कंप्यूटर प्रणालियों के मध्य मल्टीमीडिया ईमेल को भी स्थानांतरित यानी इंटरनेट इंटरचेंजेस करता है। MIME प्रयोक्ता को निम्नलिखित सुविधाओं के साथ ईमेल संदेशों को बनाए तथा पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है।
तो सिंपल सा है आपका MIME। बेसिकली आपका इंटरचेंज का काम करता है, आपकी ऑडियो वीडियो फाइलों को कन्वर्ट करके आपका ईमेल के माध्यम से सेंडिंग करने का काम आपका करता है। आगे देखते हैं इसमें। तो MIME सन 1991 में नेथन बोरस्टन के द्वारा बनाया गया था, जो कि आज भी आपको इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ईमेल के में साधारण टेक्स्ट के बजाय फॉर्मेट टेक्स्ट व फोटो ऑडियो वीडियो आप इसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं। एस की के अतिरिक्त अरबी कंजी के सामूहिक अक्षर जो है करेक्टर सेट होते हैं। विशेष चिन्हों पर आधारित समूह टेक्स्ट जैसे गणितों का ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो फाइल तथा ध्वनि फाइल जो भी आपकी है, बाइनरी फाइल, कंप्रेस फाइल जैसे RAR तथा जिप फाइल, नॉन टेक्सचुअल संदेश यानी कि विषय वस्तुओं के कई पूर्ण परिभाषित जैसे GIF फाइलों को सपोर्ट करने में अतिरिक्त यूजर को उन्हें उनके द्वारा संदेश प्रोसेस, यानी कि इसमें कहने का मतलब है सिंपल सा, इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की फाइल हो, आपकी ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, आपकी कोई फॉर्मेट की PDF हो आपकी, या RAR फाइल हो, जिप फाइल हो, कंफर्ट PNG, GIF किसी भी प्रकार की फाइल हो, आप ईमेल के माध्यम से दूसरे को सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल के फॉर्मेट हो आप उसको RAR में कन्वर्ट कर लें, जिप में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप ईमेल पे जाके मल्टीमीडिया एक्सटेंशन का आपको ऑप्शन मिलेगा अटैचमेंट का, वहाँ से आप उसको अटैच करके आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो इसके आविष्कार से आप किसी प्रकार के टेक्स्ट को, फॉर्मेट को, ऑडियो वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेट चैटिंग यानी कि IRC जिसको बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिले चैट, इंटरनेट कह सकते हैं, IRC इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली IRC आपका होता क्या है, जो कि आप देखते हैं नेटवर्किंग एक तरह से, जिसको आप ऑनलाइन इंटरनेट पर चैटिंग वगैरह करते हैं, फेसबुक हो गया या अदर कोई सोशल नेटवर्किंग आपके है, वो सारी इसी पे काम करती है। इसके माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो मैसेज, और जो कि व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मैसेज जो कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेंजर सब पे यूज़ करते हैं, तो उस पर ही आपका कार्य करता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम दे सकते हैं। IRC का जो आर्किटेक्चर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए आपकी सिटी में एक क्लाइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये सर्वर लगा हुआ है A नाम से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं A नाम से सर्वर लगा हुआ है। बाकी इसके बारे में लिखा गया ABCD नोड जो सर्वर आपके लगे हुए हैं। तो A सर्वर में एक क्लाइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक क्लाइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। उसके बाद एक कनेक्शन यहाँ पे दिया गया, B सर्वर लगाया गया है दूसरे सिटी में, तो इससे इस सर्वर से इतने लोग कनेक्ट हो गए। उसके बाद उसी प्रकार से हर एक सिटी में एक सर्वर लगाते हैं, उसमें आपके क्लाइंट जो है आपके कनेक्टेड होते रहते हैं। और इसी को आपका इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। जैसे कि फेसबुक का आपका सर्वर एक दिल्ली में लग गया, तो वहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे दिए गए हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपके वो 1 2 3 4 हैं, और सर्वर टू सर्वर आपके जो कनेक्शन है वो ब्लू एंड रेड है। तो ये सर्वर से सर्वर आपके कनेक्ट किए गए हैं, और उसके बाद इसी सर्वर के माध्यम से आपके मोबाइल में जो इंटरनेट से कनेक्शन जा रहा है, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो इन्हीं सर्वर के माध्यम से आपको कनेक्टिविटी मिल रहा है। तो किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में देखते हैं। तो चैटिंग यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को संवाद यानी कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट पर जो आप संवाद करते हैं, बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वीडियो करते हैं, उसी को इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। इसमें 2 या अधिक यूजर एक साथ इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप डेली यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, उसी को आपको कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। वर्तमान चैटिंग न सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा होती है, बल्कि वीडियो चैट, वॉइस चैट से भी आप इसमें कॉलिंग और ऑडियो में मैसेज भेज सकते हैं। इसे ही रिले चैट कहा जाता है। तो यही आपका रिले चैट होता है कि आप ऑडियो वीडियो फाइल जो सेंड करते हैं डेली व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और तो वही आपका ये काम करता है। आगे देखते हैं। तो काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये आपको 3 या 5 नंबर में देखने को मिलता है। IRC एक सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान होती है। IRC नेटवर्किंग के क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होती है, जिसमें IRC एक क्लाइंट प्रोग्राम की तरह कार्य करता है। ये क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को मैसेज को ट्रांसफर करने के समर्थ होते हैं। उसके बाद आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपस्थित रहते हैं, जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। IRC नेटवर्क में बहुत सारे IRC सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था। प्रत्येक IRC यूजर आपका एक यूनिक नेम प्रदान करता है, जो जब एक यूजर दूसरे यूजर से बात करना चाहता है तो वो JSP के कंप्यूटर से यानी कि ISP के कंप्यूटर से जुड़ता है, तथा उपलब्ध आपका जो है
IRC सॉफ्टवेयर से जुड़ जाता है और अपनी बातचीत कंप्यूटर के माध्यम से शुरू कर देता है। तो ये सर्वर आपका लगा हो, जैसे कि मैं डायग्राम में आपको दिखाया, ये सर्वर आपका लगा, ये सर्वर से कनेक्ट हो गया और इसके फिर आप इसके माध्यम से जो भी क्लाइंट लगे हुए हैं, क्लाइंट जुड़े हुए हैं सर्वर से, वो फिर कोई भी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में कनेक्टिविटी या बातचीत अपनी कर सकते हैं। जैसे कि yahoo.com IRC का बहुत ही प्रचलित वेबसाइट है, तो लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। उसके बाद इसमें किस प्रकार की चैटिंग वगैरह करते हैं, टेक्स्ट हो गई, वीडियो हो गई, और एक जो लास्ट टॉपिक होगा वीडियो चैट हो गई यहाँ पे। तो वीडियो वॉइस चैट है, तो टेक्स्ट माध्यम, यह चैट सबसे प्रचलित है, जो पुराना माध्यम है। इसमें इस माध्यम से यूजर एक दूसरे को लिखित में कोई भी सूचना भेज सकते हैं, जैसे मैसेज और टेक्स्ट चैट। नेक्स्ट हो गया इसमें वॉइस चैट है, यह चैट का आधुनिक रूप है। इसमें दो यूजर आपस में एक दूसरे को ध्वनि के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ध्वनि प्राप्त करने के लिए स्पीकर द्वारा लगा होना आवश्यक है और बाद में माइक्रोफोन का प्रयोग करके आप उसको ऑडियो भेज सकते हैं। यदि इंटरनेट की गति कम है तब आप आवाज़ रोक रोक कर आती है इसके माध्यम से। इसके बाद करने का जो आपका शुल्क है समय पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि डेटा स्थानांतरण की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसमें आपकी फ्री होती है, बाकी आपका डेटा जितना होता है उस पर आप उसके उतने माध्यम से अपने वॉइस को सेंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वीडियो चैट है यहाँ पे। तो इंटरनेट पर फेस टू फेस बातचीत या वीडियो चैट कहा जाता है, जिसे वेब कैम और अन्य अधिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। तो वीडियो चैट इसी को कहते हैं जो आपकी IRC चैट होती है।